तो ये वाले चैप्टर का नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट। इसके पहले अपन लोगों ने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था डिमांड, या फिर अपन यूं कहें कि उसमें थी एक तो इंडिविजुअल डिमांड और उसके बाद सेकंड नंबर पे थी उसी चैप्टर में मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड से तो हम लोग फेमिलियर हैं, लेकिन ये एक नया वर्ड निकल के आता है जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड। तीनों ही चीजें अपन एक एक करके समझ लेते हैं क्या होता है। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है कि किसी एक इंडिविजुअल को अगर कोई चीज़ की डिमांड है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये एप्पल खरीदना है, तो ये मेरी कौन सी डिमांड हुई? इंडिविजुअल डिमांड, यानी कि किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड किसी गुड को लेकर। मार्केट में जितने लोग हैं सभी को ये वाला एप्पल खरीदना है, या फिर वो लोग अगर खरीदने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। खरीदा है या नहीं खरीदा है डजेंट मैटर, अगर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग जब करेंगे जब उनके पास में पैसा होगा, वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल होगी, तब हम बोलेंगे कि ये हमारी डिमांड है। तो डिमांड का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि किसी ने वो चीज़ खरीद ली तो वो डिमांड होगी। अगर कोई खरीदने की प्लानिंग भी कर रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ को, उसके पास खरीदने के लिए पैसे भी हैं, वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल भी है, तब वो क्या बन जाती है? डिमांड बन जाती है। तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब हो गया किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड किसी एक प्रोडक्ट को लेकर। मार्केट डिमांड का मतलब क्या हो गया? मार्केट में जितने लोग हैं सभी लोगों की डिमांड उसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर। और ये जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब है मार्केट में जितने भी लोग हैं सब लोगों की डिमांड सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, उसको अपन बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। मतलब कि अगर किसी को कार खरीदना है, किसी को पेन खरीदना है, किसी को पेंसिल खरीदना है, मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें खरीदनी है, तो वो जितने भी अलग अलग लोग हैं उन सब की जितनी भी डिमांड है, वो सारी डिमांड को आप जब क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो क्या बन जाएगी? एग्रीगेट डिमांड बन जाएगी। इसकी अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है कि टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अभी नेशनल इनकम में हम लोगों ने देखा था कि इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड क्या होता है। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हो गया? टोटल वैल्यू फाइनल गुड की और सर्विस की, जो सारे के सारे सेक्टर्स इकोनॉमी के प्लानिंग करने की सोच रहे हैं एक उनके इनकम लेवल के हिसाब से किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, काउंटिंग ईयर में, किसी भी पर्टिकुलर साल में जितने भी लोग खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। क्या बोलते हैं उसको अपन? एग्रीगेट डिमांड। अब ये खरीदने की प्लानिंग लोग करते कौन है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, यानी कौन से ऐसे लोग हैं जो डिमांड को बढ़ाते हैं? तो ऐसे सिर्फ चार लोग होते हैं। पहले नंबर पे आपको लिखना है होते हैं सी, दूसरे नंबर पे लिखना है आई, फिर थर्ड नंबर पे जो होते हैं लोग वो होते हैं जी, और फोर्थ नंबर पे होते हैं एक्स माइनस एम। पहले ये जो सी हम लोगों ने लिखा है ये अपन देख लेते हैं। सी मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन लोग हो गए? हाउस होल्ड लोग हम लोग हो गए जो किसी भी एक चीज के लिए डिमांड करते हैं, किसी भी अलग अलग चीज के लिए डिमांड करते हैं, उसको अपन बोलते हैं हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड जो डिमांड करेगा वो डिमांड करेगा उसकी डिस्पोजेबल इनकम में से। अब ये डिस्पोजेबल इनकम तो नया वर्ड हम लोगों ने सुना है, क्या मतलब हो गया डिस्पोजेबल इनकम का? तो ये डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है, सपोज करिए किसी एक आदमी की जो इनकम है वो कितने रुपए है? वो है 100 रुपए। उसकी सैलरी 100 रुपए है, और इसके अलावा उसको रेंटल इनकम भी होती है उसके घर से जो होती है 10 रुपए। तो उसकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 110 रुपए। इस टोटल इनकम में से उसने मान लीजिए 20 रुपए का क्या भर दिया है? टैक्स भर दिया है। ठीक है, उसके पास पैसे कितने बचे हैं? 90 रुपए। 90 रुपए बचे हैं खर्च करने के लिए या फिर डिस्पोज करने के लिए, इसी को अपन क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल इनकम। तो यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या हो गया कि हाउस होल्ड कितना पैसा खर्चा करने के लिए प्लानिंग कर रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर में। तो ये हमारा सोर्स हो गया काय का? एग्रीगेट डिमांड। मतलब डिमांड कौन कौन से लोग करते हैं? तो एक तो हाउस होल्ड लोग डिमांड करते हैं, दूसरी डिमांड कौन करेगा? तो दूसरी डिमांड करने में जो सेकंड नंबर पे आता है वो है प्राइवेट फर्म। अब ये जो प्राइवेट फर्म है ये डिमांड करती है काई के लिए? कैपिटल गुड्स की डिमांड। इनकी डिमांड कौन सी वाली अपने को जोड़नी है? कैपिटल गुड्स की डिमांड। एक तो मशीनरी हो गया, इसके अलावा क्या हो गया? बिल्डिंग वगैरह अगर ये लोग बिल्ड कर रहे हैं तो वो हो गया। इसके अलावा फिर अगर कोई से मशीन के इक्विपमेंट्स हैं तो वो सारी की सारी चीजें हो गई। तो ये सारे के सारे अगर कैपिटल गुड्स में एडिशन हो रहा है कंट्री में प्राइवेट फर्म्स के द्वारा, उसको अपन क्या बोलते हैं? कि ये भी एक कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। एक डिमांड तो हम लोगों ने करी, हम लोग हाउस होल्ड, दूसरी डिमांड प्राइवेट फर्म ने करी। तीसरी डिमांड जो जी से है उसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी क्या करती है? डिमांड करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर को क्या करती है? मेंटेन करती है। उसके अलावा दूसरी डिमांड वो काहे की करती है? गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करती है, जैसे कि रोड वगैरह बनाती है, बिल्डिंग बनाती है, इसके अलावा ब्रिजेस वगैरह बनाती है कंट्री में। तो ये सारी की सारी चीज़ों को लेके अगर कोई सी डिमांड है जो गवर्नमेंट कर रही है उसको अपन क्या बोलते हैं? कि ये भी एक कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड।
और लास्ट वाला जो आता है वो निकल के आता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्स से मतलब क्या हो गया, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इस वर्ड का मतलब है नेट एक्सपोर्ट्स। अब ये जो नेट एक्सपोर्ट्स लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया, एक्सपोर्ट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ये, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। और ये जो एक्स और एम यहाँ पर अपन लोगों ने ले रखा है, ये है एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब ये जो एक्स माइनस एम है इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि एक तो हम लोग डिमांड कर लिए है ना, घरेलू लोग, दूसरी डिमांड कौन करता है, फर्म कर देती है, तीसरी डिमांड गवर्नमेंट कर देती है, चौथी डिमांड विदेशी लोग भी तो करते हैं। जैसे अगर मान लो हम लोगों ने 100 रुपए का सामान बेचा अमेरिका में, और अमेरिका से 80 रुपए का सामान खरीदा, तो यहाँ पर 20 रुपए का हमारे पास क्या है, नेट एक्सपोर्ट, मतलब 20 रुपए का हमने सामान ज्यादा बेचा है अमेरिका को। तो वही चीज काय में आती है, नेट एक्सपोर्ट्स में आती है। मतलब चार प्रकार से डिमांड इकोनॉमी में जनरेट हो सकती है। कौन कौन से, एक तो हम लोग, दूसरा प्राइवेट फर्म, तीसरा गवर्नमेंट, और फोर्थ वाला कौन है, ये नेट एक्सपोर्ट यानी कि विदेशी लोग। अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है, एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल। एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल का क्या मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड किससे मिलकर बनता है। सपोज करिए यहाँ पर इनकम लिखा हुआ है, इनकम को अपन डिनोट करते हैं वाई से, कंजम्पशन को डिनोट करते हैं सी से, इन्वेस्टमेंट को डिनोट करते हैं आई से। इनकम जब जीरो थी इकोनॉमी में जब इनकम जीरो थी, तो वो पूरी की पूरी इकोनॉमी 40 रुपए का कंजम्पशन कर रही थी। कितने का कंजम्पशन कर रही थी, 40 रुपए का। मतलब इनकम कुछ भी नहीं है, लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम तो करना पड़ेगा ना, खाना पीना खाना पड़ेगा, तो कंजम्पशन है 40 का। सेकंड नंबर पे अगर अपन देखें तो इनकम कितनी दिख रही है, 100, यानी इनकम 100 से बढ़कर कितनी, सॉरी, जीरो से बढ़ के कितनी हो गई, 100। और उसी के साथ में कंजम्पशन भी क्या हो गया, 40 से 120 हो गया। मतलब हम देख रहे हैं कि इनकम बढ़ी है 100 और कंजम्पशन बढ़ गया है कितना, 80। फिर इनकम कितनी हो गई है, 200, तो कंजम्पशन कितना हो गया है, 200। तो यहाँ पर अपन देखते हैं 300 हुई, 400 हुई, 500 हुई, 600 हुई। तो इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है, कंजम्पशन का लेवल भी क्या होता जा रहा है, वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट कौन करता है, इन्वेस्टमेंट तो प्राइवेट फर्म करती है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंजम्पशन लिखा हुआ है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो चार चीजों से मिलकर बनता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये चार चीजों से मिलकर बनती है एग्रीगेट डिमांड। हमारे सिलेबस में इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई कैसे कर दिया कि गवर्नमेंट सेक्टर और ये वाला सेक्टर हमको नहीं दिया हुआ है। हमको सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है कि इकोनॉमी में दो ही सेक्टर है, कौन कौन से, एक तो सी वाला यानी कि कंजम्पशन, कंजम्पशन कौन, हाउस होल्ड लोग, और दूसरा सेक्टर कौन सा है, प्राइवेट फर्म, मतलब कि इन्वेस्टमेंट वाले लोग। इन दो के अलावा तीसरा सेक्टर, चौथा सेक्टर सिलेबस में इग्नोर कर रखा है सिंप्लिसिटी के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अपन कंजम्पशन कौन कर रहे हैं, हाउस होल्ड लोग अपना अपना कंजम्पशन इनकम बढ़ने के साथ साथ क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कौन करती है, प्राइवेट फर्म करती है। इस इन्वेस्टमेंट को हमने मान लिया है, एजम्पशन के लिए मान रखा है इसको अपन लोगों ने, ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, बिल्कुल ही फिक्स्ड रहे। इनकम बढ़ने के साथ जो इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होता है उसी को अपन बोलते हैं कौन सा इन्वेस्टमेंट, autonomous investment. The investment which does not change with change in income is known as autonomous. तो यहाँ पर क्या देखा अपन लोगों ने, इनकम जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी क्या होता चला जा रहा है, हमारा बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। अब देखिए, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, सी प्लस आई एन। एग्रीगेट डिमांड किससे मिलकर बन रहा है, कंजम्पशन से और इन्वेस्टमेंट से। जैसे 40 प्लस 20 अपन करेंगे तो कितना आएगा, 60, 120 प्लस 20 करेंगे तो कितना आएगा, 140, 200 प्लस 20 करेंगे तो 220, 520 प्लस 20 करेंगे तो कितना आएगा, 540। यानी कि ये हम लोगों ने यहाँ पर निकाल दी है पूरी की पूरी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड। अब अगर इसी डिमांड को अपन प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट होगा, देखो यहाँ पर अपन लिखते हैं, ये है हमारा नीचे वाली लाइन वाई, ये है एक्स एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस होती है, वाई एक्सिस। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, इन्वेस्टमेंट कितना है, 20। यहाँ इस वाली वाई एक्सिस को अपन बोल देते हैं, ये है सी प्लस आई। ये वाली लाइन इनकम ले ली, ये वाली लाइन हमने ले ली सी प्लस आई। तो यहाँ पर आप देखो, ये इनकम जीरो थी, जीरो के बाद 100 हुई, 100 के बाद 200 हो गई, 200 के बाद 300 हो गई, 300 के बाद 400 हो गई, फिर 500 हो गई, फिर कितनी हो गई, 600 हो गई। और ये हमने ले लिया यहाँ पर, ये हमने ले लिया है 20। तो अब देखो आप, हर लेवल इनकम पे जो कंजम्पशन है वो कितना है, वो कंजम्पशन कितना है, सॉरी, हर लेवल ऑफ इनकम पे इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट है 20। यानी इन्वेस्टमेंट में कौन सी लाइन दिख रही है अपने को, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है। कौन सी लाइन दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन। ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है, ये है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब कंजम्पशन देखो, कंजम्पशन 40 से शुरू हुआ है, 40 से बढ़ा, फिर 120 हुआ, फिर 200 हुआ, उसके बाद 360 हुआ, फिर 440 हुआ, फिर
520 यानी कि ये जो लाइन यहाँ से लाल वाली निकली है, ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है आपकी कंजम्पशन की लाइन है। और उसके बाद एग्रीगेट डिमांड कहाँ से शुरू हुआ है? एग्रीगेट डिमांड इसके भी ऊपर से शुरू हुआ है, तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड रहा। ये एग्रीगेट डिमांड हमारा कितना निकल के आता है? ये हमारा निकल के आता है कितना, जितना यहाँ पे दिया है ये वाला पूरा का पूरा प्लॉट कर दिया हम लोगों ने। तो ये वाली लाइन कौन सी होगी? एग्रीगेट डिमांड की लाइन। तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि ये वाली लाइन तो कौन सी है? सी है। ये वाली लाइन कौन सी? आई है। ये वाली लाइन एग्रीगेट डिमांड है, जो कि क्या है? सी प्लस आई है। इन दोनों के जो बीच का गैप है, कितना गैप है? इस गैप को अपन क्या बोलेंगे? आई। ठीक है, ये गैप आई कैसे होगा? बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम 40 माइनस 60 करते हैं तो कितना आता है? 20। 120 माइनस 140 करते हैं तो कितना आता है? 20। तो यानी कि ये जितना भी इसके बीच का गैप है, पूरा गैप क्या है? वही जो आई है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ से कंजम्पशन शुरू हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं ये क्या है? सी बार है। सी बार का मतलब क्या हो गया? मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन रिक्वायर्ड। मतलब मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन कितना रिक्वायर्ड है यहाँ पर? 40। ये जो आई वाला है, ये वाला तो इस एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, एकदम सीधी लाइन में चल रहा है ये आई वाला लाइन। फिर ये सी को अगर आप देखोगे तो ये कैसा दिख रहा है आपको? अपवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है कंजम्पशन कर्व। और एग्रीगेट डिमांड कर उससे थोड़ी सी दूरी पे बन रहा है, लेकिन ये जा कहाँ रहा है? ये भी बिल्कुल ऊपर की साइड। इन दोनों के जो बीच का गैप है, वो गैप क्या है? आई। आई मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट। कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब हम इसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कि एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली बात तो क्या है कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई, जो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई। दूसरा वाला पॉइंट क्या बोलता है? कंजम्पशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इवन व्हेन इनकम लेवल इज जीरो। कंजम्पशन क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव, अगर इनकम जीरो है तो भी। इस पूरे इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि ये जो कंजम्पशन दिया हुआ है, कंजम्पशन क्या नहीं है? कंजम्पशन थोड़ा सा भी नेगेटिव नहीं हुआ है। कंजम्पशन कैसा चल रहा है? पूरा का पूरा पॉजिटिव चल रहा है। कंजम्पशन कितना दिख रहा है? 40, 120, सब कुछ पॉजिटिव है, कुछ भी माइनस में नहीं है। तो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं? कंजम्पशन हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव, अगर इनकम लेवल जीरो है तो भी। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल नीड्स कंजम्पशन। कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए कंजम्पशन कभी जीरो भी नहीं होता है, कंजम्पशन कभी नेगेटिव भी नहीं होता है, याद रखना। सेकंड वाला पॉइंट, सॉरी थर्ड वाला पॉइंट क्या देखते हैं? स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व का स्लोप कैसा दिख रहा है? अभी बताया था कैसा स्लोप है ये। कंजम्पशन कर्व का स्लोप है अपवर्ड स्लोपिंग। कैसा है ये? अपवर्ड। मतलब कि कंजम्पशन हमेशा क्या होता चला जाता है? इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन क्या होता चला जाता है? बढ़ता चला जाता है। अपवर्ड स्लोप है कंजम्पशन का। उसके बाद ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व का स्लोप देखो कैसा जा रहा है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व ये है। ये कैसा है इसका स्लोप? इसका स्लोप है स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का स्लोप है। फिर फिफ्थ वाला क्या बोलता है इसके बारे में कि एडी कर्व का और सीआई कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट बताओ, यानी इस कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट बताओ। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। इसको आप कुछ भी नाम दे दो, इसका नाम दे दो आप एम, तो ये क्या हो गया है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर आगे क्या बोलता है? स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड करो। एग्रीगेट डिमांड करो का स्लोप कैसा है? तो इसका स्लोप कैसा दिख रहा है? आप अपवर्ड स्लोप ही दिख रहा है। तो ये हम लोगों ने इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखे। एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, उसका ग्राफ हम लोगों ने देखा, ग्राफ कैसे बनता है। फिर हमने उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी देख लिए। अब ये बनाते हैं एग्रीगेट डिमांड के बाद एग्रीगेट सप्लाई पे। एग्रीगेट सप्लाई बहुत अलग चीज है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है? 11th में आपने देखा था ना, सप्लाई होता है, फिर देखा था मार्केट सप्लाई होता है, फिर यहाँ पर अपन देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या है? कोई एक इंडिविजुअल फर्म कितना माल बेचने की प्लानिंग कर रही है, उसको अपन बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। मार्केट सप्लाई का मतलब क्या है? कि मार्केट में जितनी फर्म है, जैसे कि क्या, जैसे इंडिविजुअल सप्लाई में क्या है? मान लो अगर कोई पेन बनाने वाला है, तो पेन बनाने वाला कितना पेन सप्लाई करने की प्लानिंग कर रहा है मार्केट में, वो इंडिविजुअल सप्लाई है। सेकंड नंबर पे मार्केट सप्लाई का मतलब क्या हुआ? सारे के सारे पेन बनाने वाले जितने भी लोग हैं, वो कितनी प्लानिंग कर रहे हैं मार्केट में माल बेचने की या सप्लाई करने की, वो मार्केट सप्लाई है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या? जितने भी प्रोड्यूसर्स है इकोनॉमी में, वो कितनी मार्केट में सामान, कोई सा भी सामान हो, पेन, पेंसिल, चौक, डस्टर, साबुन, शैम्पू, कुछ भी, जितना भी वो बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। उन सब की सप्लाई को मिला देंगे तो क्या हो जाएगी? वो एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या हो गया? मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी, यानी कि सब तैयार हैं बेचने के लिए
उन लोगों के पास बनाने के लिए पैसे वगैरह सब कुछ है, इन्वेस्टमेंट भी सब कुछ है। किसी भी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, किसी भी निश्चित समय में जितना भी मार्केट में सप्लाई कर पा रहे हैं या सोच करने की प्लानिंग कर रहे हैं 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में, उनकी पूरी सप्लाई को मिलाकर क्या बोल दिया जाता है? एग्रीगेट सप्लाई। ये टॉपिक बहुत कन्फ्यूज़ करता है कि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के इक्वल कैसे? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है कि कितना अपन सप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं। सप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं मतलब क्या है कि वो चीज़ें प्रोड्यूस भी हो रही होंगी और जो प्रोड्यूस करने वाले हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? 4। कौन-कौन से? एक तो होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, थर्ड नंबर पे होता है कैपिटल और फोर्थ नंबर पे होता है एंटरप्रेन्योर। अब लैंड के बदले में क्या दिया जाता है? रेंट दिया जाता है, लेबर को दिया जाता है वेज, कैपिटल के बदले में दिया जाता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर लेके जाता है प्रॉफिट। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब हुआ कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितनी भी चीज़ें सप्लाई करेंगे वो एग्रीगेट सप्लाई बनेगी हमारी। और ये यहाँ पर जो 4 चीज़ें मिलके आई हैं, ये 4 चीज़ें मिलके जो यहाँ पर आई हैं, यही क्या है? यही पूरी की पूरी इकोनॉमी की इनकम है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। मतलब कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने जितने भी रुपए का माल जनरेट करा, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा के उतना ही पैसा हम लोगों ने क्या कर दिया है? उनको ही बाँट दिया है। ठीक है? इसीलिए एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है? नेशनल इनकम के इक्वल कहलाता है। अभी अपन देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल में क्या-क्या चीज़ें आती हैं और ये होता क्या है? देखिए, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले तो कि एक होता है इनकम। इनकम मतलब कितनी हमारी इनकम है। कंज़म्पशन मतलब क्या हो गया? कितना हमारा कंज़म्पशन है। और सेविंग का मतलब क्या हो गया? कितना अपन पैसा बचा रहे हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई का फ़ॉर्मूला क्या निकल के आता है? C प्लस S मतलब कंज़म्पशन प्लस सेविंग। इसको ऐसे समझो कि इनकम अगर है, तो इनकम क्या होगी? या तो कंज़्यूम होगी या तो सेव होगी, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। अगर किसी की इनकम ₹100 है, तो मान लो ₹60 अगर वो खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा? ₹40। 60 और 40 कितना हो गया? 100। अगर उस नोट को जला भी देता है, तो भी वो कंज़म्पशन है। अगर उसको भिखारी को भी बाँट देता है भीख में, तो भी वो कंज़म्पशन है। मतलब इनकम या तो खर्चा होगी या तो सेव होगी, इसके अलावा तीसरा इनकम का कुछ रास्ता ही नहीं है। अगर आप बोले इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी हम लोग इसमें सेविंग में ही कंसिडर करते हैं। तो इनकम विल बी ईदर स्पेंट ऑन कंजम्पशन और इट विल बी सेव्ड। ये हम लोगों ने देख लिया कि क्या होगा, इनकम कंज्यूम होगी या फिर सेव होगी। अब हमने अभी क्या पढ़ा कि एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती है? नेशनल इनकम के। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है? नेशनल इनकम के। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल हो गई? C प्लस एस। मतलब एग्रीगेट सप्लाई जब नेशनल इनकम के इक्वल है और नेशनल इनकम C प्लस एस के इक्वल है, तो एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है? कंजम्पशन प्लस सेविंग के। तो वहीं से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ कि एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल हो गई है? कंजम्पशन प्लस सेविंग के। इनकम कितने रुपए है इकोनॉमी की? ₹0, लेकिन कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ रहेगा। क्यों रहेगा कंजम्पशन? क्योंकि सर्वाइवल नीड्स मिनिमम कंजम्पशन, जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। फिर यहाँ पर इनकम ₹100 हुई, यानी इनकम जैसे-जैसे बढ़ रही है, कंजम्पशन भी वैसे-वैसे बढ़ रहा है। पिछले भाग में हम लोगों ने देख लिया। सेविंग क्या हो रहा है यहाँ पर? इनकम थी कुछ भी नहीं, लेकिन खर्चा कर दिए ₹40। इसका मतलब क्या हो गया कि सेविंग आपकी क्या चली गई है? माइनस में। मतलब हो सकता है जो ₹40 आपने खर्चा करे कंज़म्पशन के लिए, या ₹40 का जो कंज़म्पशन करा है, पुरानी पास्ट सेविंग से कहीं से करा होगा, पैसे निकाल के गुल्लक फोड़ के। तो ये सेविंग की डिस सेविंग हो गई, इसलिए माइनस में आ गई है ये। ₹100 इनकम थी, 120 खर्चा कर दिए, ₹20 आपने पास्ट इनकम में से निकाले होंगे, तो ये भी डिस सेविंग हो गई, ये माइनस में चली गई है। ₹200 इनकम थी, ₹200 ही खर्चा कर दिए, तो यहाँ पर ये सेविंग कितनी हुई आपकी? 0। ठीक है? मतलब इनकम में से कंज़म्पशन माइनस करेंगे तो सेविंग निकल के आ रही है। 300 माइनस 200 से कितना हो गया? 20, 60 माइनस 520 कितना हो गया? 80। अब एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है? C प्लस S के। मतलब 40 माइनस 40 कितना हो गया? 0। 120 प्लस माइनस 20 हो गया 100, 200 प्लस 0 200, 280 प्लस 20 300, 520 प्लस 80 600। मतलब कि एग्रीगेट सप्लाई हम लोगों ने देखा तो C प्लस S निकल के आया, कंजम्पशन प्लस सेविंग। अगर इसी को हम प्लॉट करने जाएंगे ग्राफ पेपर पे, तो ये कुछ इस प्रकार से प्लॉट होगा। यानी ये जो हमने कर्व देखा अभी, ये कर्व कौन सा कर्व है? एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। कौन सा कर्व है ये? एग्रीगेट सप्लाई, या फिर इसको हम नेशनल इनकम कर्व भी बोलते हैं। यहाँ अपन लिखते हैं y और यहाँ अपन लिखते हैं C प्लस एस। एक्स एक्सिस पे आ गया है y, सॉरी, एक्स एक्सिस पे लिखा है y मतलब है इनकम, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है? इस y एक्सिस पे लिखा है कंजम्पशन प्लस सेविंग। और यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर ये ₹100 इनकम है, कितने रुपए इनकम है? ₹100। तो y इज इक्वल टू क्या होता है? C प्लस एस होता है। मतलब ₹100 अगर इनकम है तो 100 ही रुपए कंज्यूम होगा और 100 ही रुपए सेव होगा। मतलब ₹40 कंजम्पशन है तो ₹60 क्या हो जाएगी? सेविंग हो जाएगी। तो कितना आएगा? 100 ही आएगा।
तो ये हमेशा क्या चलेंगे इक्वल। तो 100 रुपये अगर इनकम है तो 100 ही रुपये क्या होगा, कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अगर 200 रुपये इनकम है तो 200 रुपये ही क्या होगा, कंजम्पशन प्लस सेविंग मिला के कितना बनेगा, 200। अगर 300 रुपये इनकम है तो 300 रुपये ही क्या होगा, कंजम्पशन प्लस सेविंग। ऐसे करते करते जितनी इनकम होगी उतना ही क्या होगा, कंजम्पशन प्लस सेविंग बनेगा। तो ये ग्राफ आपका कैसा बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और ये जो लाइन जिस डिग्री के एंगल पे काटेगी, वो डिग्री का ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बनेगा 45 डिग्री। कितना एंगल बनेगा ये, 45 डिग्री। अभी 45 डिग्री क्यों होता है, उसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है कि अगर अपन आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया है, कौन सा वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला पूरा का पूरा एरिया क्या आएगा, इक्वल आएगा। अगर ये जो दो ट्राइंगल है इनका अपन एरिया निकालने लगेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया, इस वाले का एरिया और इस वाले का एरिया क्या आएगा, बिल्कुल इक्वल आएगा। इक्वल क्यों आएगा, क्योंकि अगर ये 100 है तो ये भी क्या होगा, 100 ही होगा। मतलब कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब अगला वाला क्या बोलता है, कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या हो गया, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब कंजम्पशन को लेकर जो हमारी चाहत है या फिर लगाव है, उसको अपन बोलते हैं प्रोपेंसिटी, मतलब इंक्लिनेशन कंजम्पशन को लेकर। वहां पर क्या दिखता है, देखो इनकम आपको दी हुई है कितनी कितनी, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। कंजम्पशन भी आपको दिख रहा है बढ़ता हुआ। मतलब इनकम वाई है और कंजम्पशन क्या दिया हुआ है आपको, सी। अगर हम इसको प्लॉट करने के लिए जाएंगे, मतलब देखो इनकम मतलब क्या हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम होता है, और ये कंजम्पशन वाला होता है। ऊपर जो हम लोगों ने जो दो ग्राफ देखे, उन दोनों ग्राफ को साथ में बना देने। तो एग्रीगेट सप्लाई करो तो ऐसा बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे 45 डिग्री। और ये जो दूसरा वाला हमारा ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ कैसा बनेगा, वो ग्राफ हमारा कंजम्पशन कर्व कैसा था, कंजम्पशन कर्व हमारा था ऐसा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर बना दिया कंजम्पशन कर्व। अब एक हम लोगों ने क्या बनाया यहाँ पर, एक हम लोगों ने बनाया है एग्रीगेट सप्लाई, दूसरा हम लोगों ने क्या बनाया है, कंजम्पशन कर्व। अब अपन ध्यान से अगर समझें तो ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। यहाँ पर हमने लिखा वाई वाई, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने लिखा इनकम, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है, कंजम्पशन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये अगर हम इस एरिया को शेड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, शेड कर देते हैं ग्रीन कलर से, तो इतने पूरे के पूरे एरिया में क्या ज़्यादा है। ग्राफ समझने का एक रूल होता है, क्या रूल होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर दो लाइन है, एक लाइन जा रही है ऐसी और एक लाइन जा रही है यहाँ पर ऐसी। इन दोनों में से अगर आपसे कोई पूछे बड़ा कौन सा है, तो आप क्या जवाब दोगे कि ये यहाँ से यहाँ तक ये वाली लाइन बड़ी है, लाल वाली। उसके बाद ये जो इंटरसेक्शन के बाद ये वाली लाइन बड़ी है। तो जो लाइन ऊपर होती है वो लाइन क्या होती है, बड़ी होती है। यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर ये जो ब्लैक वाली लाइन है, मतलब ये जो ब्लैक वाला कंजम्पशन है, कंजम्पशन क्या है, बड़ा है। मतलब यहाँ भी अगर आप देखो तो इनकम से बड़ा कंजम्पशन है, यहाँ भी इनकम से बड़ा क्या है, कंजम्पशन है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन वाला एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, वो ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा अब आप देखो कि 200 बराबर 200, ये आपको कहाँ देखने मिलेगा, 200 बराबर 200 भी देखने मिलेगा, ग्राफ में ढूंढो आप। तो 200 बराबर 200 आपको देखने मिलेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे 200 बराबर 200 क्या है, इक्वल है। फिर अगला देखोगे आप तो अगला क्या दिखेगा आपको, यहाँ से इनकम 300 हो गई, ये 280 है। इनकम 400 है, 360, ये इनकम ज़्यादा है। मतलब इतने पूरे एरिया में इनकम ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कौन सी लाइन बड़ी हो गई है, एग्रीगेट सप्लाई वाली लाइन क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। मतलब ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में एग्रीगेट सप्लाई बड़ा हो गया है ना। तो यही ग्राफ अपने को यहाँ पर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हम लोगों ने अभी बनाया है, दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करके जो बना है अभी वो। तो इतना जो एरिया है, ये जो ग्रीन ग्रीन वाला शेडेड रीजन अपने को दिख रहा है, इसको अपन बोलते हैं, यहाँ पर अपन कर रहे हैं डिस सेविंग। यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, डिस सेविंग, यानी सेविंग हमारी नेगेटिव में है, उसको क्या बोला जाता है, डिस सेविंग। मतलब कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम हमारी क्या है, कम है। ये वाला एरिया ये रहा। फिर ये वाले एरिया में कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हैं, येलो वाले में इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हैं। और ये वाले एरिया में आप देखोगे इनकम हमारी ज़्यादा है, कंजम्पशन क्या है हमारा, कम है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस ग्राफ को समझ लिया अभी कि ग्राफ में हमको क्या दिख रहा है। अब अपन आते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखने के लिए कि इसमें कुछ क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? तो यहाँ पे नाम दे दो कंजम्पशन कर्व, ये रहा इसका स्टार्टिंग पॉइंट का नाम दे दो एम। कंजम्पशन कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? एम। ऐसे ही नाम लिख देने का कुछ भी। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व कौन सा है? ब्लैक वाला। इसका स्लोप कैसा है? अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके अलावा ये बोलता है इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। तो इनकम इज लेस देन कंजम्पशन कौन सी जगह पे आपको दिख रहा है? जहाँ पे इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा। तो इसी ग्राफ, इसी स्केड्यूल में देखो, इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा। कहाँ दिख रहा है? ये ऊपर के दो पॉइंटों में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ये इस एरिया में। तो ये थर्ड वाला पॉइंट हो गया आपका। इनकम कम है, मतलब कि ये इतने रीजन में आपको दिख रहा है, थर्ड वाला। फिर ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब जहां पर इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर बराबर है। तो ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये फोर्थ वाला पॉइंट हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये यहाँ दिख रहा है स्केड्यूल। फिर फिफ्थ वाले में देखिए, इनकम इज मोर देन कंजम्पशन। इनकम कंजम्पशन से ज्यादा आपको कहाँ दिख रहा है? तो वो कहाँ दिख रहा है आपको? ये ब्रेक इवन पॉइंट के एरिया में, यानी कि ये वाला पॉइंट नंबर फिफ्थ हो गया। स्केड्यूल में आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया है, ये क्या हो गया? पॉइंट नंबर फिफ्थ। अब हमको अगला देखना है, एक आदमी वो थे कीन्स। कीन्स ने एक लॉ दिया था, उस लॉ को अपन क्या बोलते हैं? कीनेसियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। यानी कीन्स, जॉन मेयर कीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। इनने एक लॉ दिया था। वो लॉ क्या बोलता है? वो लॉ तीन चीजें कवर करता है। देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन हर किसी इंडिविजुअल को या हर किसी इकोनॉमी को चाहिए रहता है सर्वाइवल के लिए, बिकॉज सर्वाइवल नीड्स कंजम्पशन। कीनेसियन ने क्या दिया था? साइकोलॉजिकल, यानी कि कंजम्पशन को लेके एक साइकोलॉजी है। क्या साइकोलॉजी है? कि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जो है वो रिक्वायर्ड है किसी भी सर्वाइवल के लिए। दूसरी बात, लोगों की ये टेंडेंसी होती है या फिर ये साइकोलॉजी होती है, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाती है, वैसे वैसे लोगों का कंजम्पशन लेवल भी बढ़ता जाता है। उसके अलावा तीसरी साइकोलॉजी भी होती है कि जिस प्रपोर्शन में इनकम बढ़ती है, उस प्रपोर्शन में कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। यानी कंजम्पशन हमेशा धीरे प्रोपोर्शन में बढ़ता है इनकम से। अगर इनकम 100 रुपये बढ़ी है, तो कंजम्पशन ऊपर के एग्जाम्पल में भी कितना ही बढ़ रहा था? 80 से ही बढ़ रहा था। तो इन तीनों को ही क्लब करके कहा जाता है कीनेसियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। तीन चीजें कवर होती है। मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन चाहिए इंडिविजुअल को, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, बट कंजम्पशन डज नॉट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन एज इनकम इंक्रीजेस। अब यहाँ से चैप्टर हमारा असल में शुरू हो, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या चीजें आती है इसमें? एक होता है, देखो यहाँ पर एपीसी, मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक होता है एमपीसी। तो पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एपीसी का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम। एपीसी इज सी अपॉन वाई। फिर यहाँ पर एक और फॉर्मूला हम लिख देते हैं एमपीसी। एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। बताऊंगा मैं भी क्या होता है, एक बार फॉर्मूले देख लो आप। एक होता है एपीसी, फिर दूसरा क्या होता है? एमपीसी। तीसरे नंबर पे थोड़ी देर बाद अपन पढ़ेंगे क्या? एपीएस। और चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे एमपीएस। एपीएस का फॉर्मूला हो गया एस अपॉन में वाई, एमपीएस का फॉर्मूला हो गया डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। चारों चीजें एक बार फटाफट देख लो। हर किसी के अपॉन में आपको क्या देखने मिल रहा है? हर किसी के अपॉन में आपको वाई जरूर देखने मिल रहा है। हर कहीं पर आपको क्या दिख रहा है? वाई जरूर दिख रहा है। उसके बाद दूसरी चीज देखो, यहाँ पर अगर सी दिया है तो यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर अगर सी दिया है यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर अगर एस है तो यहाँ पर भी एस है, और यहाँ पर अगर एस है तो यहाँ पर भी एस। जहाँ कहीं पे भी मार्जिनल वर्ड का जिक्र होता है, कहीं पर भी अगर मार्जिनल वर्ड आ गया, मार्जिनल का मतलब हमेशा होता है चेंज। क्या मतलब होता है? चेंज। और इसी चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ट्राइंगल से, इसका नाम है डेल्टा। एमपीसी का फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। एमपीएस का फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। और एपीसी का क्या फॉर्मूला? सिंपल, सी अपॉन में वाई। एपीएस का क्या फॉर्मूला? एस अपॉन में वाई। एपीसी मतलब सी अपॉन में वाई, एपीएस मतलब एस अपॉन में वाई। अगर एम आ गया मतलब डेल्टा आएगा ही आएगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एम आ गया मतलब डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। एवरेज लोग कितनी प्रोपेंसिटी के साथ में क्या करते हैं? खर्चा करते हैं। यहाँ पर अगर अपन देखें तो इनकम कितनी दिख रही है? 0, 100, 200, 300, 400। इनकम का स्केड्यूल तो सेम चलेगा पूरे चैप्टर में। कंजम्पशन भी आपको कुछ ना कुछ ये दिख ही रहा है, जो पहले अपन ने 2-3 स्केड्यूल में पढ़ा है वही। एपीसी का फॉर्मूला क्या हो गया? सी अपॉन में वाई। क्या फॉर्मूला हुआ? सी अपॉन में वाई। तो सी मतलब कितना है? पहले इस वाले में सी कितना दिख रहा है आपको? 40। 40 अपॉन में वाई मतलब 0। तो कितना आएगा आंसर आपका? लगभग इन्फिनिटी आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर डैश लगा दी। उसके बाद यहाँ पर देखो आप सेकंड वाला, 120 डिवाइड बाय 100। तो 120 डिवाइड बाय 100 करोगे तो कितना आएगा? 1.20। 1.20 आ गया। 200 डिवाइड बाय 200 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या दिख रहा है अपने को?
बढ़ता हुआ दिख रहा है कि गिरता हुआ दिख रहा है? अगर आप देखोगे तो ये 1.20 से 1 हुआ मतलब कम हुआ, 1 से 0.933 हुआ कम हुआ, इसके बाद 0.90 हुआ कम हुआ, मतलब ये लगातार क्या होता जा रहा है, डिक्लाइन होता चला जा रहा है। अब इसी को अपन ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं एपीसी को, फटाफट प्लॉट करते हैं। तो देखो कंजम्पशन लाइन कैसे बनती थी, ऐसी बनती थी, है ना? कंजम्पशन लाइन ऐसे बनती थी, नीचे लिखते थे अपन इनकम, इधर लिखते थे अपन कंजम्पशन। तो यही जो यहाँ पर कंजम्पशन लाइन थी, इसी को अपन बोल देते हैं सी, है ना? अब यहाँ पर ये एक पोर्शन ले लो, उसके बाद ये वाला पोर्शन ले लो। ये वाला जो पोर्शन है वो आपको क्या बता रहा है कि ये पूरी लाइन किसके इक्वल है, इस पूरी लाइन के इक्वल है ना? और ये वाली लाइन क्या बता रही है अपने को कि ये वाली लाइन कि ये इसके इक्वल है, मतलब ये जो ग्रीन ग्रीन शेडेड रीजन है वो किसके इक्वल हो गया है, इसके इक्वल हो गया है। और ये जो लाल वाला रीजन है, चलो ये लाल वाले को पीला कर देते हैं, ये जो येलो वाला रीजन है, कौन सा वाला, ये जो येलो वाला रीजन है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। मतलब ये पैरेललिटी दिखा रहा है कि ये एक दूसरे के इक्वल ये हैं। और यही चीज़ जो है वो क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये है सी, ये वाली लाइन कौन सी है, सी, तो ये वाली लाइन भी कौन सी हो गई, सी। ये वाली लाइन वाई है तो ये वाली लाइन भी कौन सी हो गई, वाई। तो यहाँ पर ये जो निकल के आया ये क्या आया, सी अपॉन में वाई, और सी अपॉन में वाई ही क्या होता है, एपीसी होता है। तो ये हम लोगों ने ग्राफ भी प्लॉट कर दिया कि क्या कैसे निकल के आता है। इसके बारे में एक आधी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अपन देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर पहला वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, एपीसी इज मोर देन वन। एपीसी क्या वन से ज्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये आपको दिख रहा है ना 1.20, मतलब एपीसी वन से ज्यादा कब हो सकता है, कंडीशन बताओ। जब कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, तब एपीसी क्या हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। फिर एपीसी वन हो सकता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि वन दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे वन दिख रहा है, वन कब हो रहा है, जब कंजम्पशन और इनकम क्या होगा, वन होगा, तब ये भी वन हो जाएगा। फिर एपीसी के एक से कम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पर एक से कम आपको दिख रहा है। कब एक से कम होगा एपीसी, जब कंजम्पशन आपका क्या है, कम है, और इनकम क्या है, ज़्यादा है, तब आपका एपीसी क्या होगा, एक से कम होगा। फिर एपीसी के बारे में एक और बात अपन देखते हैं, एपीसी गिरता जाता है इनकम बढ़ने के साथ साथ। आप यहाँ पे देखोगे तो इनकम लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन एपीसी क्या हो रहा है, लगातार 1.20 से 1 लगातार गिरता जा रहा है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, सॉरी फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। क्यों, क्योंकि कंजम्पशन कांट बी जीरो। हम लोगों ने क्या देखा था, कंजम्पशन कभी भी क्या नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ कंजम्पशन होना जरूरी है। तो एपीसी कैन नेवर बी जीरो, ये बात भी बिल्कुल सच है। अब इस एमपीसी को भी ध्यान से देखो आप, किसमें क्या दिख रहा है। पहली बात, एम है, एम का मतलब होता है मार्जिनल। मार्जिनल क्या बताता है आपको, किसी भी चीज को लेकर चेंज बताता है, क्या बताता है, ये चेंज बताता है। तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, इनकम तो सेम वही चली आ रही, कंजम्पशन भी सेम चला आ रहा है। यहाँ पर डेल्टा सी मतलब कंजम्पशन में कितने का चेंज आया, देखो मतलब 200 से 280 का कितने का चेंज आया, 80 का। 280 से 360 का कितने का चेंज आया, 80 का। तो कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, 80 80 80 का चेंज कांस्टेंट चल रहा है। फिर यहाँ पर डेल्टा वाई दे रखा है, डेल्टा वाई कितना दे रखा है, इनकम में चेंज आपको बता रहा है। तो इनकम में कितने का चेंज आ रहा है, 100 माइनस 0 100, 200 माइनस 100 100, 300 माइनस 200 100। ये आपको डेल्टा वाई दे रखा है, और ये दे रखा है एमपीसी, मतलब डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी कितना दिख रहा है, देखो आप पहला वाला, ये वाला डेल्टा सी 80 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया, 0.80। फिर 80 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया, 0.80। 80 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया, 0.80। मतलब कि ये चला जा रहा है, एपीसी का फॉर्मूला हो गया डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। इसका भी एक बार हम ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। पहले हमने देखा था कि यहाँ पर अभी एपीसी वाला जो ग्राफ देखा, उसमें हम लोगों ने बनाया था यहाँ पर एपीसी, ठीक है, और ये कंजम्पशन की लाइन है, यहाँ हमने लिखा था वाई, यहाँ हमने लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पर, सी। और यहाँ पर ऐसे ही हम लोगों ने दो लाइन बना के बोला था कि ये जो इतना एरिया है, ये यहाँ पर निकल के आता है पूरा का पूरा एपीसी। तो इनकम में अगर चेंज आ जाता है, यानी कि इनकम यहाँ से यहाँ बढ़ जाती है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डेल्टा वाई। अब इनकम में चेंज आने के कारण, अगर कंजम्पशन पहले यहाँ था तो कंजम्पशन में भी क्या आएगा, चेंज आएगा, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी क्या हो जाता है, बढ़ ही जाता है। अब इनको अपन ज्वाइन करेंगे तो ये नई लाइन कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे इनकी नई लाइन बन रही है, कहाँ बन रही है इनकी नई लाइन, इनकी नई लाइन बन रही है यहाँ पर, है ना? तो अब ये यहाँ पर इनकम में चेंज आया, इनकम में चेंज आने के कारण आप देखो कंजम्पशन में भी चेंज आया, कंजम्पशन में क्या आया है, चेंज आया है। कंजम्पशन में जो चेंज आया वो भी अपने को नोटिस करना है। बट उसके पहले अपन क्या देखते हैं कि ये जो येलो येलो यहाँ पर अपन लोगों ने हाईलाइट करा है, ये और ये दूसरे के क्या है, पैरेलल है। मतलब कि ये वाला भी क्या हो गया, डेल्टा वाई हो गया, है ना? और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन कंजम्पशन की, इसके पैरेलल है, तो ये वाला भी क्या हो गया, डेल्टा सी हो गया। और यही जो ट्राइंगल है, यही ट्राइंगल तो अपने को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
यही ट्रायंगल हमको रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को, और इसी चेंज का नाम हमने क्या लिखा है, एमपीसी, मतलब कि डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। अब एमपीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन देख लेते हैं फटाफट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वैल्यू ऑफ एमपीसी वेराइज बिटवीन 0 to 1। एमपीसी की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में ही वेरी करती है। मतलब एमपीसी की वैल्यू कभी भी 1.1 भी नहीं हो सकती है, क्योंकि 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, और ना ही 0 से कम हो सकती है। ऐसा इसलिए है, देखो एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। अगर किसी की इनकम ही 100 रुपये चेंज हुई है, तो उसका मैक्सिमम कंजम्पशन कितने रुपए चेंज हो सकता है, मैक्सिमम कंजम्पशन उसका चेंज हो सकता है 100 रुपये। पास्ट सेविंग को काउंट नहीं करना है, क्योंकि चेंज की बात करनी है अपने को। तो इनकम अगर 100 रुपये से चेंज हुई और उसने पूरी की पूरी इनकम भी खर्च कर दी, कंज्यूम कर दी, तो फिर कितना आएगा आपका एमपीसी, कितना आंसर आएगा 1। ठीक है, तो एमपीसी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। अब जीरो कैसे हो सकती है, मान लीजिए किसी के इनकम में चेंज आया, 100 रुपये उसकी इनकम बढ़ गई, उसने उसका कंजम्पशन बढ़ाया ही नहीं, उसका कंजम्पशन जीरो है, तो ये भी क्या आंसर आएगा आपका, जीरो ही आएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एमपीसी की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होगी। दूसरी बात, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ द रिच। मतलब अगर कंजम्पशन किसी कंट्री की बात करें या किसी इंडिविजुअल की भी बात करें, तो जो पुअर रहेगा, पुअर का कंजम्पशन हमेशा ज़्यादा रहेगा रिच के मुकाबले। ऐसा इसलिए होता है, किसी की इनकम अगर 10,000 रुपये है, तो वो 10,000 रुपये में से क्या कर पा रहा है, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। उसके लगभग आप मान लो कि 9,500 रुपये तो खर्च हो ही जाते हैं, 500 रुपये मुश्किल से बचा पाता है। उसकी इनकम अगर 10,000 से बढ़कर कितनी हो गई, 20,000 हो गई। कितनी हो गई उसकी इनकम, 10,000 से बढ़कर 20,000। तो अब वो कितने रुपए खर्च करेगा, अब वो खर्चा करेगा अप्रोक्सीमेटली 15-16 हज़ार रुपये खर्च करेगा ठीक ठाक लाइफ जीने के लिए। मतलब उसकी इनकम 10,000 रुपये यहाँ पर आपको बढ़ती हुई दिखी है, तो उसकी इनकम भी आपको, सॉरी, उसका कंजम्पशन भी आपको क्या होता हुआ दिखा है, काफ़ी बढ़ता हुआ दिखा है। वहीं अगर एक रिच की बात करें, किसी रिच की अगर अपन बात करें, तो रिच की इनकम है मान लीजिए 5 लाख रुपए पर मंथ की, है ना। उसका जो खर्चा है वो कितना है, 3 लाख रुपए का है। और अगर उसी रिच की इनकम 5 लाख से 7 लाख हो जाती है, तो उसका खर्चा कितना रहेगा, 3 से मुश्किल से कितना हो जाएगा, 3.5 लाख रुपए तक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3.5 लाख रुपए। तो अगर आप इसको परसेंटेज वाइज काउंट करो, तो इसका परसेंटेज जो है, इनकम बढ़ने के कारण इसका परसेंटेज क्या हुआ है, ज़्यादा बढ़ा है। और इसका परसेंटेज क्या है, ज़्यादा नहीं बढ़ा। क्यों, क्योंकि ये रिच आदमी तो पहले भी सब लग्जरियस चीज़ें इसको मिल पा रही थी, लेकिन गरीब के साथ क्या समस्या थी कि गरीब को जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी, तो उसने उसका कंजम्पशन बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि पहले ही वो पूरी तरह से कंजम्पशन नहीं कर पा रहा था उसकी जितनी इनकम थी उसमें से। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि पुअर का कंजम्पशन या पुअर का एमपीसी जो है वो ज़्यादा होता है, किसके मुकाबले, रिच के मुकाबले। क्योंकि रिच को पहले से ही सारी चीज़ अवेलेबल थी, तो इनकम बढ़ने के साथ वो इतनी जल्दी कंजम्पशन नहीं बढ़ाता है। लेकिन जो पुअर था उसको पहले चीज़ अवेलेबल नहीं थी, इसके कारण वो क्या बढ़ा देता है, कंजम्पशन बढ़ा देता है। वैसा ही कंट्रीज़ के साथ में भी होता है। डेवलप्ड कंट्री का जो एमपीसी है वो क्या होता है, कम होता है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, या फिर पुअर कंट्री है, उनका एमपीसी ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट इसके बारे में, एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। एमपीसी भी लगातार गिरता जाता है अगर इनकम में क्या आता है, इंक्रीज होती है तो। यहाँ पर हालांकि एग्जांपल में एमपीसी गिरता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि एमपीसी कांस्टेंट बना हुआ है, लेकिन एमपीसी जनरली फॉल्स होता है इनकम बढ़ने के साथ साथ। नेक्स्ट आता है सेविंग फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि सेविंग के बारे में लोगों के क्या विचार हैं। यानी इनकम और सेविंग का जो रिलेशन बताता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेविंग का फंक्शन। इनकम या तो कंज्यूम होगी या तो क्या होगी, सेव होगी, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो 0 रुपए इनकम थी, कंजम्पशन था 40, इनकम माइनस कंजम्पशन क्या हो गया, सेविंग। इनकम माइनस कंजम्पशन क्या हो गया, सेविंग। तो यहाँ पर अपन लोगों ने देखा कि ये दो केस में तो सेविंग क्या है, नेगेटिव में चल रही है। इसको अपन बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं डिस सेविंग। हम लोग ये इकोनॉमी कर रही है डिस सेविंग। फिर यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो गया, तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि ये ब्रेक इवन पॉइंट आ गया है, या फिर इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो, बोलना चाहो तो। यहाँ से आप देखोगे कि एक्चुअली में सेविंग क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। मतलब 300 रुपये इनकम थी, 280 खर्चा कर दिए, बचाए कितने, 20 रुपये प्लस 20। 400 रुपये इनकम थी, 360 खर्चा कर दिए, बचाए कितने, 40। तो यहाँ पर ये सेविंग क्या हो रही है, प्लस में जा रही है। अगर इसी को अपन प्लॉट करेंगे, तो सेविंग फंक्शन नेगेटिव से चालू हुआ है। नेगेटिव से चालू मतलब माइनस से होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए ये सेविंग हमारी बढ़ी है ना। यही हुआ है सेविंग फंक्शन में। और ज़्यादा अच्छी से अगर अपन देखें, तो ये -40 मान लो, ये यहाँ पर -20 मान लो आप, ये -40 -20, ये यहाँ पर ज़ीरो है। ठीक है, फिर क्या हो गया, इसको आप 20 मान लो, 40 मान लो, 60 मान लो, 80 मान लो, तो ऐसे करके चल रहा है यहाँ तक। फिर ये सेविंग बढ़ती चली जा रही है। अब हुआ क्या कि इतना वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है जो हमने शेड करा है, ये पोर्शन आपको क्या बता रहा है कि ये ट्रायंगल डिस सेविंग है। मतलब यहाँ पर हमारा
कंजम्पशन ज़्यादा है और सेविंग कम है। तो इतना ट्रायंगल ने क्या रिप्रेजेंट करा? कंजम्पशन ज़्यादा है और सेविंग कम है। ये ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंजम्पशन ज़्यादा है, सेविंग कम है। तो शुरू के ये जो इतना वाला जो रीजन है, ये आपको यही रिप्रेजेंट कर रहा है, कंजम्पशन ज़्यादा है और सेविंग कम है। फिर और देखें अगर अपन, तो यहाँ पर ये है आपका 0-0 बराबर, यानी कि इस पे कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर है। ये आपको कहाँ होता हुआ दिख रहा है? इस पॉइंट पे कंजम्पशन और इनकम दोनों इस पॉइंट पे क्या है? बराबर है। और देखते हैं अपन आगे क्या होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से अगर मैं इसको पीला-पीला करना शुरू करूँ, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है, यहाँ पर हमारा जो सेविंग कर्व है, ये क्या हो गया है? बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। यहाँ से सेविंग हमारी बढ़ना एक्चुअली में चालू हुई है। तो ये कहाँ से हुआ है? ये हुआ है इस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो ये इसके बाद से ये वाला जितना रीजन है, यहाँ से सेविंग एक्चुअली में पॉजिटिव हुई है। उसके पहले यहाँ पर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम थी, यानी अगर इनकम 100 रुपये थी, कंजम्पशन भी 100 ही रुपये था, सेविंग कितनी थी? 0। तो आप देखो सेविंग कितने पे है? यहाँ पर 0 पे तो बनी हुई है सेविंग। तो सेविंग फंक्शन रिलेशन बताता है, ये बेसिकली ये बताता क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ने लगती है, वैसे वैसे सेविंग भी क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। बस इतनी सी बात ये कह रहा है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व, सेविंग कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से आपको दिखता है? तो देखने की जरूरत ही नहीं है, सेविंग कर्व शुरू कहाँ से हो रहा है? यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसको आप नाम दे दो एम, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर स्लोप ऑफ सेविंग कर्व का स्लोप कैसा है? तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अपवर्ड स्लोपिंग है। फिर ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे आपको दिख रहा है? तो ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है? जहाँ पर सेविंग इज इक्वल टू 0 है, या फिर कंजम्पशन और इनकम बराबर है। वो कहाँ पे दिख रहा है आपको? हम लोगों ने देख रखा है, वो इसमें कहाँ दिख रहा है? वो यहाँ पे दिख रहा है। अगला वाला पॉजिटिव सेविंग, सेविंग पॉजिटिव कब से होना चालू हुई? तो सेविंग पॉजिटिव कब से होना चालू हुई है? ब्रेक इवन पॉइंट के बाद से, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद से सेविंग पॉजिटिव है। तो नेक्स्ट क्या निकल के आता है? टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी सेविंग के बारे में लोगों का क्या कहना है। एपीएस फॉर्मूला क्या बताया था? एस अपॉन में वाई। एमपीएस फॉर्मूला क्या बताया था? डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। इनकम, सेविंग और एस अपॉन वाई मतलब एपीएस। कैसे निकाला? -40 डिवाइड बाय 0 आ गया डैश, -20 डिवाइड बाय 100 आ गया -20, 0 डिवाइड बाय 200 आ गया 0, 20 डिवाइड बाय 300 आ गया 0.067, 40 डिवाइड बाय ये आ गया 0.1। एपीएस क्या होता हुआ दिख रहा है? कम होता हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको? तो एपीएस आपको कैसा होता हुआ दिख रहा है? बढ़ता हुआ दिख रहा है। -20 से 0 हुआ बड़ा है, 0 से 0.67 हुआ बड़ा है, इससे ये हुआ ये भी क्या हुआ है? बड़ा है। तो अगर हम इसी सेविंग को प्लॉट कर दें, काय में प्लॉट कर दें, इस ग्राफ पेपर में प्लॉट कर दें, तो ये हमको कैसा दिखेगा? यानी एपीएस का कर्व कैसा दिखने अपने को वाला है, वो देखते हैं अपन। यहाँ पर अपन लोगों ने एक लाइन खींची और यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया सेविंग कर्व। ये हमारा सेविंग कर्व है, जो हमने पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले ही, जैसे यहाँ पर अपन लोगों ने एक ऐसा पॉइंट लेके बना दिया ये। अब ये जो हमने बनाया है, ये एक्चुअली में क्या है? एस अपॉन वाई ही, जैसा पहले देखा था अपन ने। ये नीचे वाली लाइन कौन सी लाइन है? इनकम की लाइन है। ये वाली लाइन कौन सी लाइन है? सेविंग की लाइन है। तो ये आपका क्या हो गया है? बेसिकली ये आपका हो गया है इनकम, है ना? तो ये जितनी इनकम है, ये आपका वाई हो गया, और ये जो एस है वो क्या हो गया? एस हो गया। तो ये यहाँ पर जो पॉइंट निकल के आया, ये क्या है? एस अपॉन वाई है, और एस अपॉन वाई ही क्या कहलाता है? ए पी एस कहलाता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया एपीएस। और इसके पहले पढ़ ही लिया था अपन लोगों ने, जो पीला पीला रीजन है, ये क्या है? सेविंग है। फिर यहाँ पर अगर मैं इसको इक्वल करता हूँ, तो ये ब्रेक इवन है। फिर यहाँ से अगर ये शेडेड रीजन हम देखते हैं, तो ये एक्चुअल सेविंग स्टार्ट हुई है। ये था एपीएस का ग्राफ। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन, यानी एपीएस कभी वन नहीं हो सकता और वन से ज्यादा भी नहीं हो सकता। कैसे? एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई। क्या फॉर्मूला होता है? एस अपॉन वाई। अगर आपकी इनकम 100 रुपये है, कितनी रुपए इनकम है? 100 रुपये। तो मैक्सिमम कितना पैसा बचा सकते हो आप? मैक्सिमम कितना पैसा बचा सकते हो? क्या 100 रुपये की इनकम में 100 ही रुपये बचा सकते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं बचा सकते हो? क्योंकि हमने पढ़ा है मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड है, तो कुछ ना कुछ तो आपको क्या करना पड़ेगा? खर्चा करना पड़ेगा। मिनिमम 1 रुपया तो मान लो चलो खर्च करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम कितना बचा पा रहे हो आप? 99। ठीक है, तो ये क्या इसका आंसर एक आया? नहीं आया। क्या इसका आंसर कभी एक से ज़्यादा आ सकता है? तो एक से ज़्यादा कब आएगा? जब 100 रुपये की इनकम में आप कितने रुपए बचा रहे हो? 101 रुपये बचा रहे हो। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल है क्या? 100 रुपये की इनकम में 101 रुपये कोई सेव कर सकता है? कोई नहीं सेव कर सकता। पास से सेविंग नहीं जोड़नी है इसमें। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एपीएस ना ही वन हो सकता है, ना ही वन से ज्यादा हो सकता है, दोनों कंडीशन होगी। एपीएस क्या कभी जीरो हो सकता है? यस, एपीएस जीरो हो सकता है। कैसे जीरो हो सकता है? देखो, एपीएस जीरो कब होगा? एस अपॉन वाई फॉर्मूला है। अगर 100 रुपये इनकम है और आपने बचाए कुछ भी नहीं, 0 रुपये बचाए, तब एपीएस कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दूसरा तरीका भी देखो आप।
अगर 100 रुपये इनकम है और 100 ही रुपये आपने खर्चा कर दिए, ठीक है, तो पूरा पैसा आपने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया, है ना? तो 100 रुपये इनकम थी, 100 रुपये खर्चा कर दिए, मतलब आपका एपीसी कितना हो गया, एपीसी आपका 1 हो गया, एपीसी कितना हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पर आप क्या देखते हो, एपीएस कितना हो गया है, 0 हो गया है। इनके बीच में रिलेशन भी है, क्या रिलेशन है कि एपीसी प्लस एपीएस विल बी 1। हमेशा याद रखना, एपीएस प्लस एपीसी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। सी का मतलब क्या है, कंजम्पशन। एस का मतलब क्या है, सेविंग। और इस वन का मतलब क्या है, वन का मतलब है वाई। वाई का मतलब होता है नेशनल इनकम। अगला देखते हैं, एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। एपीएस नेगेटिव भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। एपीएस नेगेटिव दिख रहा है कहीं पर आपको, ये रहा एपीएस नेगेटिव। 1 से कम दिख रहा है आपको, तो ये 1 से कम ही तो है, -20। फिर एपीएस राइजेज इंक्रीज इन इनकम, हम लोगों ने देख लिया। इनकम बढ़ने के साथ साथ एपीएस क्या होता जाता है, लगातार बढ़ता चला जाता है। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई यहाँ पर कि क्या हुआ है। एपीएस के बारे में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ली। अब एमपीएस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इनकम लिखा हुआ है, सेविंग लिखा हुआ है, डेल्टा एस लिखा हुआ है, डेल्टा वाई लिखा हुआ है। फॉर्मूला इसका होता है, यहाँ पर गलती है, फॉर्मूला इसका होता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई अगर होता है तो इनकम यहाँ पर बढ़ी, उसके साथ साथ सेविंग भी लगातार बढ़ती चली गई। डेल्टा एस यहाँ पर कांस्टेंट है, डेल्टा वाई भी कांस्टेंट है। सिंप्लिसिटी के लिए कांस्टेंट माना है, जरूरी नहीं कि हमेशा कांस्टेंट है। एमपीएस हो गया 0.20, 0.20, 0.20, मतलब 20 डिवाइड बाई 100, 0.20, 20 डिवाइड बाई 100, 0.20, ऐसे करके ही आ जाएगा। तो ग्राफ देख लेते हैं अपन, ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये हम लोगों ने बना लिया। यहाँ पर कौन सा कर्व है, ये है सेविंग कर्व। और इसके पहले यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने एपीसी सॉरी एपीएस ऑलरेडी बना रखा है। अब एपीएस हम लोगों ने बना रखा है, तो जैसे हम लोगों ने उधर कंजम्पशन वाला एमपीएस बनाया था, वैसे इसको बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे अपन इसको, कि इनकम में यहाँ से यहाँ चेंज आया है, तो सेविंग में भी यहाँ से यहाँ क्या आएगा, चेंज आएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ज्वाइन अपन करेंगे तो कैसा बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा। तो जो एपीएस था वो यहाँ था, अब एपीएस यहाँ से यहाँ कहाँ चला, मतलब एपीएस यहाँ था और ये चेंज आने के बाद यहाँ पे आ गया है। ये चेंज ऊपर भी आ सकता है, नीचे की साइड भी आ सकता है। हम लोग ऊपर कंसिडर कर रहे हैं। तो ये इनकम में चेंज आया, इनकम की लाइन नीचे वाली लाइन होती है, इनकम में चेंज आया। तो ये यहाँ पर काय में चेंज आया है, सेविंग में चेंज आया है। अब यही चेंज आया है, इसी को अपन क्या बोल देंगे, जैसे ये यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ये सेविंग है, तो ये सेविंग का चेंज आया है। और ये इनकम का चेंज है। कौन सा चेंज है इनकम का, ये वाला और ये वाला। ये क्या है, इनकम का चेंज है। इस वाली लाइन को क्या बोलोगे आप, डेल्टा एस। इस वाली को क्या बोलोगे आप, डेल्टा वाई। तो एमपीएस मतलब ये ट्राइंगल आपको क्या बता रहा है, एमपीएस फार्मूला क्या हो गया, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी से कर दिया। रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। एपीसी और एपीएस में बहुत अच्छा रिलेशन है। क्या रिलेशन है, इनकम या तो कंज्यूम होगी या तो सेव होगी, अपन बहुत टाइम से पढ़ते हैं। अगर हम इन सब को कॉमनली डिवाइड कर देते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर से, मैथ्स में हम लोगों ने देखा था ना, कोई सा भी अगर न्यूमरेटर हो तो उसको कॉमन डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं अपन वाई से। तो ये क्या हो गया, वाई डिवाइड बाय वाई। ये हो गया सी डिवाइड बाय वाई। और ये क्या हो गया, एस डिवाइड बाय वाई। तो यहाँ पर वाई से वाई कट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। और सी अपॉन में वाई क्या होता है, तो सी अपॉन में वाई तो क्या होता है, एपीसी होता है। और एस अपॉन में वाई क्या होता है, एपीएस होता है। मतलब ए पी सी प्लस ए पी एस अगर आप करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अगर मैं बोलता हूँ ए पी सी 0.3 है, तो आपको सोचना भी नहीं है एपीएस कितना आएगा, एपीएस आएगा 0.7। क्योंकि इन दोनों को प्लस करके क्या आना चाहिए, बनाना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ एपीसी 0.5 है, तो एपीएस कितना आएगा, 0.5, 0.5, 0.5 वन हो जाता है। अपन देख लेते हैं कि रिलेशनशिप क्या है एमपीएस और एमपीसी का। तो क्या रिलेशन है, देखो इनकम में जितना भी चेंज आया है वो चेंज कंजम्पशन के चेंज और सेविंग के चेंज के तो कैसा आएगा, इक्वल होगा, ये तो हमको पता है। अब अगर अपन इसको भी एक कॉमन डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं डेल्टा वाई से, तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं फर्क पड़ने वाला, कर सकते हो आप। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई हमने कर दिया। फिर यहाँ पर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई हम लोगों ने कर दिया, कॉमन डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं। डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई कर दिया। डेल्टा वाई बन जाए कितना हो गया, डेल्टा वाई। और ये जो पूरा फार्मूला बना, किसका फार्मूला बना है, एमपीसी का फार्मूला बना है। ये पूरा किसका फार्मूला बना है, ये फार्मूला बना है एमपीएस का फार्मूला बना है। तो हमने प्रूव कर दिया ना यहाँ पर कि एम पी सी प्लस एम पी एस किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। एक तो हमारी इक्वेशन निकल के आती है कौन सी वाली, ए पी सी प्लस ए पी एस क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। वैसे ही एम पी सी प्लस एम पी एस भी किसके इक्वल होगा, 1 के।
गलती से भी कभी भी ऐसा नहीं कर देना कि ए पी सी प्लस एम पी सी इज इक्वल टू 1, ये कभी नहीं करना, ये गलत है। ना ही ए पी एस प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1, ये नहीं करना, ये गलत है। ए का रिलेशन ए से है, एम का रिलेशन एम से है, ये अपने को याद रखना है। तो ये हम लोगों ने अभी तक देखा इनके बीच में रिलेशनशिप क्या निकल के आता है, इसको अपन चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं। उसके पहले अपन देख लेते हैं कि इनकी चारों की वैल्यू कितनी कितनी आती है, एपीसी और एमपीसी की वैल्यू कितनी आती है। देखो, ये है एपीसी, क्या एपीसी की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है या फिर जीरो से कम हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि हमने देखा था मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन रिक्वायर्ड होता है, जिसको अपन बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, सी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एपीसी की वैल्यू कभी जीरो हो सकती है क्या? कंजम्पशन कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन जरूरी है। एपीसी कभी वन हो सकता है? यस, बिल्कुल वन हो सकता है। कब? जब आपकी सेविंग बिल्कुल ही जीरो हो, तब ये वन हो सकता है। मतलब 100 रुपये इनकम थी, 100 ही रुपये कंजम्पशन है ना? तो 100 वन जा 100 हो गया, कितना आंसर आ गया? 1 आ गया आपका। तो हो सकता है कि नहीं? पॉसिबल है। क्या कभी 1 से ज़्यादा हो सकता है? बिल्कुल 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। कब हो सकता है? बिफोर बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट के पहले ये 1 से ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि 1 से ज़्यादा कैसे था? जब कंजम्पशन आपका ज़्यादा होगा इनकम से, तो ये 1 से ज़्यादा हो ही जाएगा ना। अगर इनकम 100 रुपये है और कंजम्पशन आपका 120 है, तो ये 1.20 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो ये एपीसी की वैल्यूज़ देख ली अपन लोगों ने। अब एपीएस की वैल्यू देखो आप, एपीएस की वैल्यू, क्या एपीएस कभी नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है नेगेटिव। कब हो सकता है? ये कंडीशन में। क्या एपीएस कभी जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ये कंडीशन में। क्या एपीएस कभी वन हो सकता है? नो। क्यों? क्योंकि सेविंग इनकम के इक्वल कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन रिक्वायर्ड है सर्वाइवल के लिए। क्या एपीएस कभी एक से ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेविंग इनकम से ज़्यादा कैसे होगी यार? 100 रुपये की इनकम है तो आप 120 रुपये कैसे बचा लोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो ज़्यादा हो सकती है कि नहीं हो सकती? एमपीसी, यहाँ पर सी मतलब है चेंज इन कंजम्पशन, ठीक है, और ये था सिर्फ कंजम्पशन, दोनों में डिफरेंस है। क्या एमपीसी नेगेटिव हो सकता है? तो एमपीसी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है कि डेल्टा एस कैन नेवर बी मोर देन वाई। सेकंड वाला देखो, क्या एमपीसी कभी जीरो हो सकता है? तो एमपीसी जीरो हो सकता है। यहाँ पर लिखा है नो, लेकिन यहाँ पर लिखा है यस। ये क्यों यस और नो है? क्योंकि एमपीसी आपको सिर्फ चेंज बताता है, एपीसी आपको कंजम्पशन बताता है, दोनों में डिफरेंस है। क्या कभी ये पॉसिबल है? कभी हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। एग्जांपल से देखते हैं। अगर किसी की इनकम 100 रुपये है और उसने 100 रुपये के 100 रुपये उसने सेव कर लिए, क्या कर लिए? सेव कर लिए, खर्चा नहीं करे। चेंज है तो सेव करा जा सकता है। तो यहाँ पर ये वन आया। अब ये वन जो आया है वो क्या आया है? वन आया है आपका डेल्टा एस, मतलब कि यहाँ पर ये जो वन निकल के आया है वो कौन आया है? एम पी एस वन आया है। और एम पी सी प्लस एम पी एस क्या होता है? एम पी सी प्लस एम पी एस वन के इक्वल होता है। अगर एम पी एस वन है तो एम पी सी क्या आ जाएगा? जीरो नहीं आ जाएगा? तो ये कंडीशन हो सकती है, क्या हो सकती है? क्या कभी एम पी सी वन हो सकता है? हाँ हो सकता है। कब? जब 100 रुपये की इनकम है, 100 ही खर्चा कर दिए, तो क्या आंसर आ गया? वन आ गया। क्या एमपीसी कभी एक से ज़्यादा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। उसके बाद फिर ये एमपीएस के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है, ये भी अपने को देख लेना है कि ये क्या-क्या कंडीशन इसकी है। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ये एक बार आप सिर्फ कॉपी पेन लेके देखोगे, जैसे मैंने अज़्यूम करके देखा है 100 नीचे लिखा, 100 ऊपर लिखा, ऐसे आप करोगे तो निकालना आ जाएगा कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नई चीज़ अपने को सीखनी है जिसका नाम है कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे फार्मूला डिराइव होगा जो कि अपने को सीधे से यूज़ करने के लिए। कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली क्या होता है? C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी मल्टीप्लाई बाय वाई। ये क्या बताना चाहता है अपने को, अपन ये देख लेते हैं। देखो, सी बार का मतलब क्या होता है? मिनिमम कंजम्पशन रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। बी का मतलब क्या होता है? तो बी का मतलब होता है एम पी सी, यानी कंजम्पशन में कितना और चेंज आया है। वाई मतलब होता है इनकम। अब कुल मिला के मतलब क्या हो गया कि मान लो किसी का कंजम्पशन पहले था 40 का, ठीक है, उसका एमपीसी मतलब उसकी कंजम्पशन की जो हैबिट थी वो थी 0.3। 0.3 का मतलब हो गया क्या? 30%। मतलब उसकी जितनी भी इनकम थी उसका 30% वो खर्चा करता था। किसी का एमपीसी अगर 0.4 है, मतलब उसने अपनी इनकम में से कंजम्पशन कितना चेंज कर दिया है? 40% का, ठीक है। किसी का एमपीसी 0.6 है, मतलब 60% कंजम्पशन उसने क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। तो अगर एमपीसी आपका 0.6 लिखा है और इनकम लिखी है किसी की 1,000 रुपये, तो यहाँ पर नया कंजम्पशन उसका कितना निकल के आएगा? कैसे निकालोगे आप? 40 तो पहले ही था, उसके बाद 0.6 मल्टीप्लाई बाई 1,000 कितना आ गया? 600। तो नया कंजम्पशन कितना निकल के आ गया उसका?
640। ठीक है, तो ये ऐसे निकालते हैं अपन लोग कंजम्पशन। अगर कंजम्पशन जो है वो एक जैसा है, फिक्स्ड है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। पहले भी पढ़ा है, कौन सा कंजम्पशन? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। लेकिन अगर कंजम्पशन चेंज हो रहा है या कोई सी भी चीज चेंज हो रही है, उसको अपन बोलते हैं इंड्यूस्ड। यहाँ पर जैसे एमपीसी है, तो एमपीसी क्या बता रहा है? चेंज बता रहा है ना, तो कौन सा कंजम्पशन है? ये इंड्यूस कंजम्पशन है। एक और एग्जांपल देखते हैं, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी बाय कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन है। बी मतलब क्या हो गया? एमपीसी हो गया। अब किसी का एमपीसी 0.7 दिया है मान लो, और इनकम दी हुई है देश की, कितनी दी हुई है? 500 करोड़, है ना? और सी बार दिया हुआ है कितना? 100। तो आप निकाल के बताओ टोटल कंजम्पशन वो देश कितना कर रहा है, तो निकाल देंगे। C इज इक्वल टू सी बार की वैल्यू कितनी दी हुई है? 100। बी कितना दिया हुआ है? तो 0.7। वाई कितना दिया हुआ है? तो 500। करो मल्टीप्लाई, 100 प्लस 75 जो 35, 350। 350 और 100 कितना हो गया? 450। तो ये हम लोगों ने क्या निकालना सीखा अभी? कंजम्पशन। इसी कंजम्पशन फंक्शन से हम लोग एक सेविंग फंक्शन भी डिराइव करना सीखते हैं। सेविंग इज इक्वल टू क्या होता है? वाई माइनस सी। क्योंकि हमने क्या देखा था? इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है, तो सेविंग इज इक्वल टू क्या हो गया? वाई माइनस सी। तो यहाँ तक लिखने के बाद में एस इज इक्वल टू वाई माइनस, इस वाले सी की जगह ये वाली वैल्यू रख देते हैं अपन। कौन सी वैल्यू है ये? सी बार प्लस बी मल्टीप्लाई बाय वाई। एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी बार माइनस बी वाई। फिर एस इज इक्वल टू सी बार प्लस वाई माइनस बी मल्टीप्लाई बाय वाई। एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस, यहाँ पर इस पूरे की जगह हमने ले लिया 1 माइनस बी मल्टीप्लाई बाय वाई, क्योंकि वाई वन जा वाई हो गया, वाई मल्टीप्लाई बाय बी हो गया बी वाई। तो ये हमारा सेविंग फंक्शन हम लोगों ने डिराइव कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ और नोटिस करो, तो बी का मतलब तो क्या था? बी का मतलब था एम पी सी। और हमने क्या देखा है कि एम पी सी प्लस एम पी एस क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। अगर एम पी सी की जगह हमने लिख दिया बी, तो बी प्लस एम पी एस कितना हो गया? 1। मतलब क्या है? एम पी एस इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस बी। तो यहाँ पर वही तो चीज़ आई है। ये जो 1 माइनस बी आया है, ये क्या है यहाँ पर? ये एम पी एस है, एम पी सी नहीं है। क्या है ये? एम पी एस। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या निकल के आता है? डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। मतलब हम क्या करने वाले हैं? अब कंजम्पशन कर्व डिराइव करने वाले हैं सेविंग कर्व से। अपन इसको यूँ भी बोल सकते हैं कि सेविंग कर्व भी डिराइव हो सकता है कंजम्पशन कर्व से। ये हमने लिखा कंजम्पशन, यहाँ हमने लिखा इनकम, यहाँ हमने लिखा सेविंग, यहाँ हमने लिखा इनकम। अब हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या हो गया है? ये है आपका इनकम। इनकम का दूसरा नाम क्या है? एग्रीगेट सप्लाई कर्व। और इसी में हम लोग अगर कंजम्पशन को भी प्लॉट कर दें, तो हमारा कंजम्पशन किधर आ जाएगा? ये हमारा कंजम्पशन हो गया। और इस पॉइंट पर जहाँ पर इनकम और कंजम्पशन इंटरसेक्ट करा है, वहाँ पर सेविंग कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर y इज इक्वल टू है c। क्या मतलब है इस बात का? इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो इनकम अगर 100 रुपये है और कंजम्पशन भी अगर 100 रुपये है, तो सेविंग कितनी आनी चाहिए? 0। तभी तो ये 100 और ये 100 मिलकर क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब है कि सेविंग केस में कितनी आई है? 0 आई है। तो सेविंग अगर इस केस में 0 आई है, तो जब अपन सेविंग कर्व बनाएंगे, तो सेविंग कर्व इस पॉइंट पर क्या रहेगा? इस पॉइंट पर सेविंग कर्व क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यहाँ पर आपकी सेविंग आनी चाहिए 0 है। तो सेविंग कर्व बनाने के लिए सबसे पहले तो सेविंग कर्व शुरू कहाँ से होता है? तो नेगेटिव एक्सेस से शुरू होता है। ये हम लोगों ने सेविंग की स्ट्रेट लाइन बना दी। यहाँ पर हमने लिख दिया ये है एस, मतलब सेविंग की लाइन है। इस पॉइंट पर क्या हो गया? सेविंग इज इक्वल टू 0। मतलब क्या बताना चाह रहा है ये फिगर? कि जिस पॉइंट पर y इज इक्वल टू सी है, उसी से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पर सेविंग कितनी निकल के आएगी? अपनी 0 निकल के आएगी। तो यही है कि हम लोगों ने सेविंग कर्व को डिराइव कर दिया है कौन से कर्व से? कंजम्पशन कर्व से। या फिर तो कंजम्पशन कर्व भी डिराइव कर सकते हो कौन से कर्व से? सेविंग कर्व से। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन कि यहाँ पर एपीसी कितना आएगा? यहाँ पर एपीसी कितना आना चाहिए? 1। क्यों आना चाहिए 1? क्योंकि एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में वाई। जितनी इनकम है उतना ही क्या है? कंजम्पशन है। तो ये कितना आ गया? ऑलरेडी 1 आ गया। और इसी पॉइंट पर एपीएस कितना आना चाहिए? तो इसी पॉइंट पर एपीसी आना चाहिए 0। क्यों? क्योंकि एपीसी प्लस एपीएस क्या होता है? 1। अगर एपीसी 1 आ गया तो एपीएस कितना आएगा? 0। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इससे समझने से पहले अपन ये देखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएटिंग न्यू कैपिटल असेट। नई कैपिटल असेट लगाने में जितना खर्चा हुआ है, उसको अपन क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह अगर खरीद ली तो बिल्डिंग भी आ सकती है। कोई सी अगर मशीन भी खरीद ली तो वो भी आ सकता है इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा रॉ मटेरियल अगर खरीद लिए तो वो भी काय में आ सकते हैं? इन्वेस्टमेंट में आ सकते हैं।
तो यही जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इसको समझने के लिए अपने को देखना पड़ेगा कि मान लीजिए ये इनकम है और ये वाली लाइन अपन बनाते हैं इन्वेस्टमेंट की। अब अगर किसी की इनकम यहाँ पर थी, इस पॉइंट पर थी, किसी की इनकम 100 रुपये थी, तो उसका इन्वेस्टमेंट अपन कितना मानते हैं कि चलो 30 रुपये इन्वेस्टमेंट था। अब क्या होता है कि उसकी इनकम बढ़ जाती है, 100 रुपये से उसकी इनकम हो जाती है कितने रुपए, 200 रुपये। और उसका इन्वेस्टमेंट क्या हो जाना चाहिए, अगर इन्वेस्टमेंट उसका 200 रुपये, सॉरी 30 से बढ़ के कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। तो अपन क्या बोलेंगे कि इनकम बढ़ने के साथ साथ उसने क्या बढ़ा दिया है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दिया है। तो पहले पॉइंट यहाँ पर आ रहा था, अभी पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। तो ग्राफ अगर अपन प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये जो ग्राफ है कैसा जाता हुआ दिख रहा है अपने को, ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि ये कैसा है, अपवर्ड है, अपवर्ड स्लोपिंग है ये वाला। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब एज इनकम इंक्रीजेस, इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। ये यूजुअली कौन लोग करते हैं इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट फर्म, क्योंकि उनको क्या कमाना है, प्रॉफिट जनरेट करना है उनको, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, वो बढ़ाते जाते हैं। फिर यहाँ पर सेकंड टाइप का इन्वेस्टमेंट कौन सा है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, ऐसा इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर इनकम है और यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट। अब अगर किसी की इनकम, मान लो किसी कंट्री की इनकम 100 रुपये थी, तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना था, यहाँ पर 30 था। और इनकम बढ़कर कितनी हो जाती है, इनकम बढ़कर हो जाती है 200, इनकम बढ़कर कितनी हो जाती है, 200। लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता, इन्वेस्टमेंट जितना पहले था उतना ही अभी भी रहता है। तो अगर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ये यूजुअली कौन लोग करते हैं, ये यूजुअली गवर्नमेंट सेक्टर वाले करते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और ये इनकम इन इलास्टिक होता है, क्या होता है, ये इनकम इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ खींच नहीं सकती है उसको अपन बोलते हैं इन इलास्टिक। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट खिंचाया क्या, नहीं, 30 था, 30 ही रहा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा था, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में ये कैसा होता है, ये होता है इनकम इलास्टिक। यानी इनकम बढ़ने के साथ साथ ये क्या होता है, खिंचता है या फिर बढ़ जाता है। और ये वाले में क्या देखा, ये इनकम इनलास्टिक है, इसको इनकम के बढ़ने या कम होने से कोई लेना देना नहीं होता है। कौन लोग करते हैं, ये गवर्नमेंट यूजुअली करती है इसको। तो इसके बारे में भी अपन ने 2-3 पॉइंट देख लिए, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट होता है। इसका शेप देख लेते हैं अपन, इसका शेप कैसा है, ये इसके पैरेलल है। तो इसका शेप कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इसका शेप कैसा हो गया है, ये है अपवर्ड स्लोपिंग। अब इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, इसको भी डिसाइड करने के लिए कुछ डिटरमाइनर्स होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो प्राइवेट फर्म होती है, कौन सी फर्म होती है, प्राइवेट फर्म जो होती है, वो कुछ चीज़ें ढूंढती है, तभी इन्वेस्टमेंट करती है, नहीं तो नहीं करती है। वो चीज़ें क्या देखती है प्रोजेक्ट में, पहले नंबर पे देखती है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम पहले यही पढ़ लेते हैं कि ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, कि जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट करा है उसकी एफिशिएंसी, कौन सी एफिशिएंसी, मार्जिनल एफिशिएंसी। मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये, कि एडिशनल, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल होता है। कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट अगर हम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसकी एफिशिएंसी कैसी है, क्या वो हमको रिटर्न देगी या फिर नहीं देगी। एडिशनल इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न अपने को आने वाला है, ये कौन बताता है, एमईआई। कैसे बताता है, दो चीज़ों से, पहली चीज़ सप्लाई प्राइस, दूसरी चीज़ प्रॉस्पेक्टिव यील्ड। कोई एक मशीन थी जो खराब हो गई है और उसके जैसी दूसरी मशीन लाने में हमारे 10,000 रुपये खर्चा हो गए। तो हमारी सप्लाई प्राइस कितनी हुई, 10,000 रुपये, यानी 10,000 रुपये हमारे खर्चा हुए। और वही मशीन जो हम लेकर आए हैं, उसके कारण हमको रिटर्न कितने का मिल रहा है, वो अपन निकालेंगे प्रॉस्पेक्टिव यील्ड से। यील्ड का मतलब क्या होता है, रिटर्न। ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉस्पेक्टिव यील्ड ऑन में सप्लाई प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब क्या है, कि मान लो वो जो मशीन थी, वो अपने को हर साल 1,000 रुपये का रिटर्न दे रही है। और उस मशीन की सप्लाई प्राइस कितनी थी, 10,000 रुपये उसकी क्या थी, सप्लाई प्राइस थी। मल्टीप्लाई बाय 100 अगर अपन करेंगे, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रोस्पेक्टिव यील्ड है वो कितने परसेंट का आया है। प्रोस्पेक्टिव यील्ड आया है 10% का। मतलब वो मशीन हमको कितने रुपए का रिटर्न दे रही है, 10% का रिटर्न दे रही है, सारे एक्सपेंसेस वगैरह हटाने के बाद में। अब हम 10% रिटर्न तो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन मान लो कि हम लोगों ने कहीं से मार्केट से पैसा उठाकर वो मशीन खरीदी है, और उस मशीन का जो रेट है, सॉरी उस लोन का जो रेट है वो 12% है। कितने परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उठाया है आपने, 12% का। मतलब 12% आपको पे करना है, और मशीन जनरेट कितना करके दे रही है, 10% जनरेट करके दे रही है। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट करने लायक है या फिर नहीं है।
₹100 पे ₹12 आपको देने हैं, ₹10 आप कमा रहे हो, ₹2 का आपका नुकसान हो रहा है। इन्वेस्टमेंट करोगे या नहीं करोगे? नहीं करोगे। लेकिन अगर यही चीज़ मान लीजिए कितनी होती, जो लोन आपको मिला है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिला है, वो अगर मिलता हमको 6% पे, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट करने जैसा होता कि नहीं होता प्रोजेक्ट? बिल्कुल होता, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो 10% रिटर्न मिल रहा है, 6% देना है, तो 4% का तो हमको अभी भी क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले 2 चीज़ें देखी जाती है। पहली बात, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी कितनी, कितना रिटर्न देगा। और कितना रिटर्न देगा, और कंपैरिजन किससे करेंगे अपन उसका? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर मान लीजिए एमईआई ज़्यादा है किसके मुकाबले? रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुकाबले, तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जैसे यहाँ पर एमईआई 10% था और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 6%। तो इन्वेस्टमेंट करने जैसा है या नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन अगर एमईआई जो है वो कम है किसके मुकाबले? आरओआई के मुकाबले। जैसे इस वाले एग्जांपल में था 10% एमईआई थी और आरओआई कितना था? 12%। तब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि अपन नहीं कर सकते हैं? तो ये चीज़ हम लोगों ने देख ली, इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन कौन से फैक्टर्स को देखा जाता है। नेक्स्ट है एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। कहीं पर भी अगर एक्स एंटे वर्ड दिखा, इसका मतलब होता है प्लान्ड। क्या मतलब होता है इसका? प्लान्ड। कहीं पर भी एक्स पोस्ट दिखा, इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअल। तो यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा है? एक्स एंटे सेविंग मतलब कि कितना अपन सेविंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसको समझने से पहले आप ये समझो कि एक होता है सेविंग, दूसरा होता है इसी से मिलता जुलता इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा बेसिक अंतर है। सेविंग जो करी जाती है यूजुअली, ये करी जाती है हाउस होल्ड के द्वारा। किसके द्वारा करी जाती है? हाउस होल्ड के द्वारा। और इन्वेस्टमेंट जो करा जाता है, ये करा जाता है किसके द्वारा? फर्म के द्वारा। पहला डिफरेंस इन दोनों में ये है। दूसरी बात, जो सेविंग होती है, सेविंग स्मॉल अमाउंट्स में करी जाती है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होता है ये एकदम बिग अमाउंट में या फिर लार्ज अमाउंट में करा जाता है, एक साथ में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है? सेविंग हमेशा फ्यूचर कंटिंजेंसी के लिए करी जाती है। हाउस होल्ड लोग, हम लोग पैसा क्यों बचाते हैं? कहीं फ्यूचर में कोई कंटिंजेंसी आ गई तो उस पैसे का यूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो करा जाता है, काहे के लिए करा जाता है? प्रॉफिट मोटिव के लिए इन्वेस्टमेंट करा जाता है। तो ये हम लोगों ने दोनों में डिफरेंस देखा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में एक्चुअल डिफरेंस है क्या। अब एक्स एंटे सेविंग का मतलब क्या है? कितनी सेविंग हाउस होल्ड प्लानिंग करने की सोच रहे हैं। और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? कितना इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कौन कर रही है? फर्म कर रही है। तो अगर मान लीजिए एक्स एंटे सेविंग किसके इक्वल हो जाती है? एक्स एंटे सेविंग अगर इक्वल हो जाती है किसके? एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट के, तब हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर क्या मिल जाएगा? इक्विलिब्रियम। जैसे ₹100 की सेविंग हाउस होल्ड लोग सोच रहे हैं कि हम करेंगे, और यहाँ पर एक्स एंड इन्वेस्टमेंट भी कितने का हो रहा है? ₹100 का ही लोग प्लानिंग कर रहे हैं, फर्म भी। तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तब हम कहेंगे कि ये क्या मिल गया है? इक्विलिब्रियम मिल गया है। सेम जैसा हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा एक्स एंटे, वैसा ही क्या है? एक्स पोस्ट भी है। एक्स पोस्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट मतलब ये है कि एक्चुअली में कितना हुआ है उसको एक्स पोस्ट बोलते हैं। जैसे प्लानिंग करी थी ₹100 की, लेकिन अब हुआ क्या कि हाउस होल्ड लोग ने सेव करा है ₹80, और यहाँ पर ये जो फर्म थी, फर्म ने इन्वेस्ट करा है कितना रुपए? ₹60। तो ये एक्स पोस्ट है, यानी ये भी क्या है? एक्स पोस्ट सेविंग है, और ये भी क्या है? एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर ये दोनों भी इक्वल हो जाते मान लो कहीं पर, तो अपन क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम मिल गया। इसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी से टॉपिक है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब ऐसी एक सिचुएशन जहां पर सारे के सारे लोग जो काम करने के लिए विलिंग हैं और एबल हैं, उनको काम करने की इच्छा है और वो काम कर भी सकते हैं एक ही वेज रेट पर जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है, और उनको काम मिल जाता है बिना किसी डिफिकल्टी के। उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब सारे के सारे लोग ऑलमोस्ट क्या हैं? एम्प्लॉयड हैं। सारे में भी इसका मतलब ये नहीं कि कंट्री में ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने लोगों की काम करने की इच्छा है, मोस्टली उन लोगों के पास में काम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट अगर है इकोनॉमी में, उसके अंदर भी दो प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जा सकती है। अब ये कैसी बात हुई कि सारे के सारे लोग ऑलमोस्ट एम्प्लॉयड है, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हैं? ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? एक होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरी होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल का मतलब क्या हो गया? जैसे किसी एक इंसान ने अपनी जॉब छोड़ी, और जॉब उसने छोड़ी मान लीजिए 10 फरवरी को। 10 फरवरी को उसने जॉब छोड़ दी, और उसकी जो दूसरी जॉब की ज्वाइनिंग है वो कब है? वो है 20 फरवरी के दिन।
तो यहाँ पर वो 10 दिन के लिए क्या हो गया है, 10 दिन के लिए वो अनएम्प्लॉयड रह गया। क्या रह गया? अनएम्प्लॉयड। ऐसी बेरोजगारी को बोला जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब वो इस जॉब से इस जॉब में क्या कर रहा था, जब फ्रिक्शन कर रहा था यानी जा रहा था, तो बीच में कुछ टाइम के लिए वो क्या रह गया बेचारा, अनएम्प्लॉयड रह गया। लेकिन क्या वो परमानेंट अनएम्प्लॉयड है? नहीं है। वो किसके अंदर आएगा? फुल एम्प्लॉयमेंट में। इसीलिए फुल एम्प्लॉयमेंट में भी थोड़ी सी यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट पाई गई, जिसका नाम क्या है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसी से मिलती जुलती दूसरी भी अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कि मार्केट में कंप्यूटराइजेशन आ गया, सारे के सारे लोग बोल रहे हैं कि आपको कंप्यूटर का ही यूज करना पड़ेगा। तो वो लोग जिनके पास में पहले कंप्यूटर का नॉलेज नहीं था, उनने 1 महीने के लिए कंप्यूटर का क्या करा? कोर्स करा। और कंप्यूटर का कोर्स करने के बाद में, सीखने के बाद में वापस से वो लोगों ने जॉइन कर लिया। तो इसमें क्या हुआ? 1 महीने के लिए वो लोग क्या रहे? अनएम्प्लॉयड तो रहे, लेकिन 1 महीने बाद वापस से क्या हो गए? वो लोग एम्प्लॉयड हो गए। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? कुछ परमानेंट नहीं है, मतलब टेम्पररी टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए वो क्या रह गए हैं? अनएम्प्लॉयड रह गए हैं। तो एक होती है फ्रिक्शनल, दूसरी कौन सी होती है? स्ट्रक्चरल। फिर अगली वाली जो टाइप आता है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, एक बात और बताना रह गई कि इन दोनों को कंबाइन करके बोला जाता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोला जाता है इन दोनों को कंबाइन करके? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया? कि जब ये दोनों प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाएगी, फुल एम्प्लॉयमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया? कि बेरोजगार तो है ना। देखो, दो वर्ड होते हैं, एक होता है वॉलेंट्री, दूसरा होता है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी इच्छा से, इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी इच्छा के बिना। तो अपनी इच्छा के बिना अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि क्या? सपोज करिए कि कोई इंसान काम करना चाहता है, लेकिन मार्केट में काम ही अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या हो गया है? वो बेरोजगार तो है, लेकिन कौन सा बेरोजगार है? अपनी मर्जी से है क्या? नहीं, वो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। ठीक है। मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, उसी का दूसरा नाम है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। फिर एक और जो लास्ट वाली अपनी आती है अनएम्प्लॉयमेंट, वो कौन सी है? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब क्या? अपनी इच्छा से बेरोजगार है वो, अपनी इच्छा से बेरोजगार है। कैसे अपनी इच्छा से बेरोजगार है? कोई इंसान ने मान लो एमबीए करा। एमबीए करा तो वो एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि मुझे एटलीस्ट 40,000 रुपये की जॉब तो मिल जाए। लेकिन क्या है कि जॉब अवेलेबल नहीं है, उसको जॉब मिल रही है 15,000 रुपये की। कितने की जॉब मिल रही है? 15,000 रुपये की। तो अब वो क्या कर रहा है? उसके पास जॉब तो उसको मिल रही है 15,000 की, लेकिन वो कितने पैसे चाह रहा है? 40,000 चाह रहा है। तो वो इस चक्कर में जॉब नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसको पैसे कम दिए जा रहे हैं। तो ये कौन सी बेरोजगारी हो गई? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वो जो इंसान एमबीए वाला है, वो क्या है? उसकी मर्जी से अनएम्प्लॉयड है। और एक बात और, एक शब्द और याद रख लो कि अगर 40,000 रुपये की उसकी कैपेसिटी है कमाने की, और उसको 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो वो अंडर एम्प्लॉयड भी है। क्या है वो? अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब क्या? जितने पैसे मिलने चाहिए उससे जब कम पैसे मिलते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं उसको? अंडर एम्प्लॉयड। ये अनएम्प्लॉयड है, ये अंडर एम्प्लॉयड है। थोड़े से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं इसी चैप्टर की। पहला वाला बोलता है कैलकुलेट एपीसी एंड एपीएस फ्रॉम द फॉलोइंग स्केड्यूल। बहुत इजी है। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन में वाई। और ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर? एस अपॉन में वाई। इन दोनों फॉर्मूले का यूज करते हैं अपन, और यहाँ लिखते हैं अपन एपीसी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे एपीसी? पहला वाला एपीसी कैसा आएगा? फॉर्मूला क्या बोलता है? सी अपॉन वाई। सी कितना है? 80। 80 डिवाइड बाई 100 करके देखो यहाँ पर, 80 डिवाइड बाई 100 कितना आ गया? 0.8। तो पहला वाला कितना आ गया? ये 0.8। दूसरा कैसे निकालोगे? 120 डिवाइड बाई 200। तो 120 डिवाइड बाई 200 करके देखो कितना आएगा यहाँ पर? ये आपका जाएगा 0.6। तो ये कितना आ गया? 0.6। फिर ये कैसे निकालेंगे? 180 डिवाइड बाय 300। इसको काट पीट देंगे अपन, तो 3 6 18 हो जाएगा, 0.6 आ जाएगा। तो ये भी कितना आ गया? 0.6। तो ये हम लोगों ने क्या निकाल दिया यहाँ पर? एपीसी। वैसे ही अपन क्या निकाल सकते हैं? एपीएस। एपीएस निकालने के लिए कोई दूसरी मेहनत करनी पड़ेगी क्या? नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एपीसी प्लस एपीएस क्या होता है? एपीसी प्लस एपीएस क्या होता है? 1 होता है। तो अगर ये 0.8 है, तो ये कितना हो गया? 0.2। ये 0.6 है, तो ये कितना हो गया? 0.4। और ये भी कितना हो गया? 0.4। बहुत ईजी है। ऐसे नहीं निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इफ एपीसी ऑफ एन इकोनॉमी इज 0.2। एक बात हमें समझ में आई कि अगर एपीसी 0.8 है, मतलब एपीएस कितना हो गया? 0.2 हो गया, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है? 1। फिर आगे बोलता है व्हाट शुड बी सेविंग
एट एन इनकम लेवल ऑफ 2000 करोड़, 2000 करोड़ लेवल पे सेविंग कितनी होगी? बहुत ईजी सी बात है, देखो ए पी एस का फॉर्मूला क्या हो गया, एस अपॉन में वाई, और ये पूछ क्या रहा है, सेविंग निकाल के बताओ, तो सेविंग के लिए तो एपीएस यूज करना पड़ेगा ना अपने को। तो एपीएस की वैल्यू हमने अभी देखी कितनी निकल के आई है, 0.2, तो मैंने एपीएस की जगह क्या लिख दिया, 0.2, और एस की जगह पे एस, क्योंकि ये तो निकालना ही है, और वाई कितना हो गया, 2000 करोड़, 2000 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया, 400 करोड़, तो सेविंग कितनी आ गई हमारी, 400 करोड़। थर्ड पे आते हैं, डिस्पोजेबल इनकम इज 1200 करोड़, वाई कितना दिया हुआ है, 1200 करोड़, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी कितना दिया, 800 करोड़। एपीसी निकाल के बताओ, तो एपीसी का फॉर्मूला क्या हो गया, एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन में वाई, ठीक है। तो सी कितना दिया हुआ है, 800, और वाई कितना दिया हुआ है, 1200। बहुत इजी क्वेश्चन था, 400 से डिवाइड करोगे, चलो दो जीरो से दो दो जीरो काट दो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3/2 आया तो 0.66 आना चाहिए इसका आंसर। पहला वाला कितना आ गया हमारा, ये एपीसी 0.66। सेकेंड वाला देखते हैं, इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन। सेविंग इज 500, अगर सेविंग 500 है, जिसमें इनकम 5000 है, तो एपीएस कितना होगा? तो जैसे ही एपीएस बोला, बिना कुछ करे हमने फॉर्मूला लिखा, एपीएस का फॉर्मूला हो गया एस अपॉन में वाई, और सेविंग कितनी है, 500, तो एस की जगह रखो 500, वाई की जगह रखो कितना, 5000, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो ये हो गया, ये 5 1 5, ये हो गया आपका 0.1, तो एपीएस कितना आ गया इस केस में, 0.1 आ गया। सेकंड वाला भी क्वेश्चन हो गया। थर्ड बोलता है डिस्पोजेबल इनकम इज 1000 एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 750, कंजम्पशन कितना दे रहा है आपको, 750, इनकम दे रहा है ये। एपीएस निकाल के बताओ, बहुत इजी है, एपीएस निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो गया, एस अपॉन में वाई। सबसे पहले तो ये आपको एपीएस निकालना है, तो फॉर्मूला ये यूज करना पड़ेगा। इनकम की जगह कितना रख सकते हैं अपन, 1000 करोड़, ये रख दिया 1000, और एस हमको गिवन है क्या, नहीं एस नहीं गिवन है, लेकिन लॉजिकली सोचो कि इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, तो इनकम का फॉर्मूला होता है सी प्लस एस, और इनकम 1000 दी हुई है, कंजम्पशन कितना दिया है, 750, तो सेविंग कितनी आ गई आपकी, 250 आ गई ना, तो सेविंग की जगह यहाँ कितना रख दिया, 250, ये जीरो से जीरो कट गया, एक दो, एक दो, 0.25 हमारा क्या आ गया, एपीएस आ गया 0.25। देखो अगला, इफ इनकम इज 500 एंड सेविंग इज 100, कैलकुलेट एपीसी। एपीसी का फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला होता है एपीसी का, सी अपॉन में वाई। तो सी अपने पास गिवन है क्या, नहीं गिवन है, लेकिन 500 रुपये इनकम है, 100 रुपये सेविंग है, तो सी कितना, कंजम्पशन कितना हो रहा होगा, 400 का, 400 डिवाइड बाय 500 करोगे तो कितना आएगा, 0.8। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, इफ इनकम राइजेस फ्रॉम 1000 टू 1100, इनकम में चेंज आया है, इनकम में चेंज आया, वापस से देखो इनकम में चेंज आया, मतलब ये डेल्टा वाई दे रहा है आपको कितना, 100। आगे क्या बोलता है, सेविंग राइजेस बाय 30, सेविंग में भी चेंज आया है, मतलब डेल्टा एस आपको दे रहा है 30। अब क्या निकालना बोलता है, एमपीएस और एमपीसी, तो कोई सा भी एक निकाल दो, दूसरा अपने आप निकल जाएगा। चलो क्या निकाले, एमपीएस निकाल देते हैं, तो एमपीएस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। डेल्टा एस कितना हो गया, 30, डेल्टा वाई कितना हो गया, 100, तो ये कितना आ गया, 0.3, एमपीएस कितना आ गया, 0.3, तो एमपीसी कितना आ जाएगा, 0.7, क्योंकि दोनों का समीशन क्या होता है, दोनों का समीशन 1 के इक्वल होता है। तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल कंप्लीट करने की बात कर रहा है, अभी कर देते हैं। इनकम दी है 0, कंजम्पशन दिया है 40, एमपीएस निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको एस निकालना पड़ेगा, मतलब सेविंग निकालना पड़ेगा ना। तो इनकम माइनस कंजम्पशन क्या होता है, सेविंग होता है, तो यहाँ पर सेविंग कितनी आ गई, -40, यहाँ पर सेविंग कितनी आ गई, -20, यहाँ पर सेविंग कितनी आ गई, 0, यहाँ सेविंग कितनी आ गई, +30। ये हम लोगों ने सेविंग निकाल दी। एमपीएस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। तो पहले वाले में देखो आप, सेविंग में कितने का चेंज निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि पुराना डेटा नहीं गिवन है, तो ये तो डैश ही आएगा, ये भी डैश है। दूसरे में देखो, सेविंग में कितने का चेंज है, तो सेविंग में आपको चेंज दिखेगा 20 का, और इनकम में कितने का चेंज आपको दिख रहा है, तो इनकम में चेंज आपको दिख रहा है 50 का। तो क्या आ गया आपका आंसर, 5 4 20, कितना आ गया, ये एमपीसी 0.4 आ गया, पहला एमपीसी कितना आ गया, 0.4। दूसरे वाले में कितने का चेंज है, 20 का ही चेंज है, इधर कितने का चेंज है, 50 का, 20 डिवाइड बाई 50 फिर से कितना आ गया, 0.4। और ये वाले में कितने का चेंज है, अरे इसमें भी तो 20 का ही चेंज है, इसमें 30 का ही चेंज है, सॉरी। तो इसमें कितने का चेंज है, 30 का चेंज है, तो 30 डिवाइड बाय 50, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 30 डिवाइड बाय 50, तो कितना आ गया ये, 0.6 आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 0.6, तो एमपीसी आ गया अगर 0.4, 0.6। अब एपीएस निकालना, तो एपीएस निकालने का फॉर्मूले के लिए क्या करोगे आप, एस अपॉन में वाई का यूज करेंगे, तभी निकल के आएगा एपीएस। एस अपॉन में वाई मतलब सेविंग कितनी है, -40 डिवाइड बाय इनकम, तो पहला वाला तो डैश ही आ गया, फिर -20 डिवाइड बाय 50, तो ये कितना आ जाएगा आपका,
-20 डिवाइड बाई 50 करेंगे अपन, करके देख लेते हैं। -20 डिवाइड बाई 50 तो 0.4 आ गया ये वाला भी। तो ये 0.4 आया, मतलब -0.4 आया। फिर अगला वाला क्या देखते हैं अपन, एस अपॉन में वाई। तो एस कितना दिख रहा है आपको, सेविंग कितना दिख रहा है यहाँ पर, जीरो। जीरो, और ये कितना दिख रहा है 100, तो ये भी कितना आ गया आपका, कुछ भी नहीं आएगा, जीरो ही आएगा। थर्ड वाला देखो आप, 30 डिवाइड बाय कितना करना है, 150 करके देखो यहाँ पर, 30 डिवाइड बाय 150, 3 5 जो 15, 0.2 आ गया। एग्जाम्पल 13 क्या बोल रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड आर 603 करोड़, 300 करोड़। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई। सी कितना दिया हुआ है 600, आई कितना दिया हुआ है 300, एग्रीगेट डिमांड कितना आ गया 900। इतना हमको करना आया। फिर इनकम बोलता है 1000 करोड़, और इनकम का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर वाई आपको दिया है, मतलब एग्रीगेट सप्लाई दिया है कितना, 1000 करोड़। आगे बोलता है कैलकुलेट एग्रीगेट डिमांड, अच्छा यही निकालना था क्या, तो एग्रीगेट डिमांड निकाल दी हमने, 900 आया। एग्रीगेट सप्लाई कितना है, जितनी नेचुरल इनकम है वही एग्रीगेट सप्लाई है। और सेविंग कितनी है, तो सेविंग कितनी आएगी, बहुत बेसिक सी बात है यार, सेविंग कितनी निकल के आएगी। सेविंग का फार्मूला होता, सॉरी, इनकम का फार्मूला होता है कंजम्पशन ऑफ सेविंग। इनकम कितनी, 1000। कंजम्पशन कितना निकल के आया आपका, 600। तो सेविंग कितनी आनी चाहिए आपकी, 400। तो सेविंग कितनी आ गई यहाँ पर हमारी, 400। अब नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल 14 भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल 14 क्या बोलता है, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। इस इक्वेशन का यूज करो कंजम्पशन फंक्शन की, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालो, इनकम लेवल ऑफ 500 करोड़, अभी निकाल देते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया है, ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब सी बार दिया है आपको 40 करोड़, और 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, मतलब ये आपको दिया हुआ है एम पी एस 0.4। लगाते हैं इक्वेशन, सी बार इज सी बार प्लस बी मल्टीप्लाई बाय वाई। सी बार कितना लिख रहा है यहाँ पर, ये 40 करोड़। बी कितना है, बी मतलब होता है एम पी सी। एम पी ए 0.4 है, तो एम पी सी हो गया 0.6, क्योंकि दोनों का समीशन क्या आता है, 1 आता है। और इनकम कितना दिया है इसमें, 500 दिया हुआ है। तो 40 प्लस 6 5 जो 30, 300 हो गया। तो आंसर क्या आ गया आपका, 340। सी कितना आ गया, 340। बहुत इजी क्वेश्चन था। एग्जाम्पल 15 भी देख लेते हैं। सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑफ 50 करोड़। देखो इसको कैसे समझो कि अगर ये कोई कर्व है और यहाँ से ये सेविंग कर्व अपन बनाते हैं, तो ये बताता है कि सेविंग कर्व नेगेटिव जगह पे नेगेटिव जगह पे 50 पे इंटरसेप्ट कर रहा है। -50 इसका मतलब क्या है कि ये आपको दिया हुआ है सी बार, कितना दिखा हुआ है, -50। आगे बोलता है 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, एम पी एस कितना है, 0.2। डेराइव सेविंग इन कंजम्पशन फंक्शन, बहुत ही एकदम रद्दी सा क्वेश्चन है। सी इज इक्वल टू होता है सी बार प्लस बी मल्टीप्लाई बाय वाई। सी बार कितना है, -50, और 50 लिखेंगे इसको। सी बार कितना है, -50 या फिर 50 प्लस बी मल्टीप्लाई बाय वाई। बी कितना लिख रहे हैं अपन, एम पी सी होता है बी, तो यहाँ पर एम पी सी कितना आ गया, 0.8 मल्टीप्लाई बाय वाई। अरे वाई तो दिया ही नहीं है, अच्छा फंक्शन लिखना है सिर्फ। तो ये अपना आ गया कंजम्पशन फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन लिख लो आप। तो सेविंग फंक्शन क्या होता है, -c बार प्लस 1 माइनस बी मल्टीप्लाई बाय वाई। तो यहाँ पर -50 प्लस 1 माइनस बी मतलब कितना हो गया, 0.2 मल्टीप्लाई बाय वाई। तो ये हमने लिखा कौन सा फंक्शन, सेविंग फंक्शन, ये कंजम्पशन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विद द हेल्प ऑफ सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन दिया हुआ है ये, इसका यूज करके आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालो, इनकम लेवल ऑफ 1000 करोड़। तो निकाल देते हैं ना, क्या दिक्कत है। देखो इसका यूज करना है, मतलब ये 1 माइनस बी होता है, तो ये 1 माइनस बी होता है, मतलब ये आपको दिया है एम पी एस, कितना दिया है, 0.3। एम पी सी कितना हो गया, 0.7 हो गया। तो ये हमने इसका यूज कर लिया ना। और ये वाला जो है, ये क्या है, ये सी बार है। अब देखो सी इज इक्वल टू क्या होता है, सी बार प्लस बी मल्टीप्लाई बाय वाई, है ना। तो सी बार कितना लिखा है, 20, मतलब इधर -20, इधर क्या लिखेंगे, +20 प्लस बी। बी कितना आया निकल के हमारा, 0.7। और वाई कितना लिखा है हमारा, इनकम दी हुई है 1000 करोड़। तो 20 प्लस 0.7 मल्टीप्लाई बाय करोगे तो आएगा 700। 700 प्लस 20 कितना हो गया, 720। ये निकाल दिया हमने सी। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, मतलब ये यहाँ पर आपको छुपा के बोल रहा है कि सी इज इक्वल टू वाई, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पर ये दोनों बराबर होते हैं। और ये कितना है, 10,000 करोड़ है, मतलब 10,000 करोड़ रुपए ही इनकम है, 10,000 करोड़ ही कंजम्पशन है। इफ द इकोनॉमी सेव्स 20% ऑफ एडिशनल इनकम, एडिशनल इनकम सेव करने की बात कर रहा है, मतलब ये आपको दिया है एम पी एस 0.2 दिया है, एम पी एस। एम पी सी कितना हो गया, 0.8 हो गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मतलब आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार निकालने बोल रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी मल्टीप्लाई बाय वाई। ये निकालना है अपने को, निकाल देंगे, अब कौन सी बड़ी बात है। देखो यहाँ पर सी इज इक्वल टू वाई बोल रहा है ना, मतलब इस सी की जगह हम क्या रख सकते हैं, वाई रख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बन गई, वाई इज इक्वल टू सी बार प्लस बी।
बी कितना भी हमने ढूंढा 0.8, और वाई कितना दिया हुआ है, वाई तो दिया हुआ है 10,000 करोड़, तो ये 10,000 करोड़ लिख दिया हमने। अच्छा, यहाँ भी 10,000 करोड़ लिख सकते हैं ना अपन, यहाँ भी अपन क्या लिख सकते हैं, 10,000 करोड़, ये लिख दे 10,000 करोड़। सी बार प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कितना हो गया, 8,000 हो गया। ठीक है, 10,000 माइनस 8,000 करोगे तो कितना आएगा, 2,000। तो सी बार कितना निकल के आ गया, 2,000 करोड़। इसका आंसर आया 2,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू एस्टिमेट करनी है जब क्या हो जाए, ये सारी चीज़ें गिवन आपको रहे। तो एग्रीगेट डिमांड का निकालने के लिए हमको पता है एग्रीगेट डिमांड होता है क्या है, सी प्लस आई होता है। कहीं से भी सी लिया और आई लिया और दोनों को जोड़ दो, एग्रीगेट डिमांड निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ना ये आई दिया है, आई मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इसका क्या करें। हो गया क्वेश्चन, कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया है सी बार 50। इस सी का फॉर्मूला लिखो, सी बार प्लस बी मल्टीप्लाई बाय वाई। सी बार कितना है 50, प्लस बी कितना लिख रहा है, अगर ये एम पी 0.2 है तो एम पी सी हो गया 0.8, तो ये 0.8 हो गया। और वाई कितना हो गया यहाँ पर, 4,000 हो गया। ये हो गया 50 प्लस 8 4 जा 32, ये हो गया 3200। कितना हो गया ये, 3250 करोड़ आ गया है सी। तो ये सी कितना आ गया, 3250, प्लस इसमें आई और जोड़ दो, आई कितना दिया है 100 करोड़, तो ये 100 करोड़ हो गया, 3350 हमारा आंसर आना चाहिए, 3350। एग्जाम्पल 24 क्या बोलता है, फाइंड कंजम्पशन एंड सेविंग व्हेन ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 40 करोड़। हमें तो सी बार दिखा है 40 करोड़ अभी तक क्वेश्चन में, एमपीसी दिखा है 0.4, तो एमपीएस भी मिल गया हमको 0.6। इनकम लिखी है 1,000, मतलब वाई कितना हो गया 1,000 करोड़। अब आगे बोलता है, इज देयर ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम एज कम्पेयर टू कंजम्पशन एंड इंक्रीजेस एंड इनकम इंक्रीजेस टू 1,500 करोड़। ओहो, कठिन क्वेश्चन है क्या ये। क्या निकालना है, सी निकालना है और एस निकालना है। तो सी और एस निकालने के लिए थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। सी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे अपन, सी बार प्लस बी मल्टीप्लाई बाय वाई, यही फॉर्मूला हमको पता है। सी बार मतलब 40 दिया हुआ है, बी कितना लिख रहा हुआ है, एमपीसी 0.4 दिया है, और वाई कितना लिखा है उसने, 1,000 लिखा हुआ है। 40 प्लस यहाँ पर आ गया 400, तो ये आ गया आपका 440। 440 हमने कंजम्पशन तो निकाल दिया, इसने एक चीज बोली थी हमने निकाल दी। अब सेविंग भी निकालना है क्या, तो सेविंग भी निकाल दो ना। कैसे निकालोगे सेविंग, बहुत इजी तरीका है। y इज इक्वल टू होता है सी प्लस एस। इनकम है 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ है तो कंजम्पशन 440 निकाला है, तो सेविंग कितनी आएगी, 1,000 माइनस 440, कितना निकल के आएगा ये, 560 आएगा शायद, 560। तो सेविंग कितनी आ गई हमारी, 560। कंजम्पशन भी निकाल दिया, सेविंग भी निकाल दिया। अब ये क्या बोलता है, is there greater increase in income as compared to consumption when income increases to 1,500 crore। फॉर्मूला क्या होता है, C is equal to C bar plus B multiply by Y। C bar कितना लिखा है यहाँ पर 40, B कितना लिखा है 0.4। अब Y की जगह पे आपको रखना है 1,500। 40 प्लस ये हो गया आपका 15 4 60, 600 आ गया। तो ये आपका कितना आ गया, 640 आ गया। कितना आ गया ये, 640। तो यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है कि ये कंजम्पशन कितना है 640। पुराना वाला कंजम्पशन देखो, पुराना वाला कंजम्पशन कितना निकाला आपने, 440। 440 से 640 हुआ, यानी कितने का इंक्रीज हुआ है इसमें, 200 का इंक्रीज हुआ। और इनकम में कितने का इंक्रीज हुआ है, 1,000 से 1,500 है, तो इनकम इनकम में कितने का इंक्रीज है, 500 का इंक्रीज है। दोनों में से ज्यादा बड़ा इंक्रीज कौन सा है, तो 500 ज्यादा बड़ा इंक्रीज है। तो आपको क्या बोलना है कि हाँ, इनकम ज्यादा प्रोपोर्शन से बड़ी है कंजम्पशन के कंपैरिजन। नेक्स्ट बोलता है कैलकुलेट चेंज इन सेविंग, डेल्टा निकाल के बताओ यदि 3/4 ऑफ एडिशनल इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। अच्छा, मतलब अगर डेल्टा वाई और डेल्टा सी दिया है, तो अगर इनकम जितनी भी है उसमें से 3/4 आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर दे रहे हो। 4 रुपए इनकम बढ़ी तो 3 रुपए उसमें से क्या कर दिए, खर्चा कर दिए। 4 रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को। ठीक है, तो अगर 100 रुपए इनकम किसी की चेंज हुई तो उसमें से उसका थर्ड, थर्ड कितना होगा इसका, 75 क्या कर दिया उसने, खर्चा कर दिया। 100 रुपए की इनकम से कितना खर्चा कर दिया उसने, 75 रुपये खर्चा कर दिए। तो अगर आप देखो, तो इसको अगर अपन 1 ले लें तो ये कितना हो गया, 0.75 हो गया। तो यहाँ पर आपका एम पी सी कितना आया, 0.75। तो एम पी एस कितना आएगा, एम पी एस आएगा 0.25। हमारे पास एम पी सी भी है, एम पी एस भी है। अब आगे क्या बोलता है, एंड करंट इनकम इज 60% मोर देन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000। 60,000 करोड़ रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, उससे हमारी करंट इनकम 60% ज़्यादा है। तो करंट इनकम निकाल लो। आप कैसे निकालोगे, करंट इनकम निकालने के लिए 60,000 का 60% ज़्यादा है, तो 60,000 का 60% कितना हो गया, 36।
है ना? तो इनका टोटल करोगे तो कितना आ गया 96,000, मतलब कि अभी अपन देखें तो इनकम कितनी आ रही है, 96,000 आ रही है। अब इसमें निकालना क्या है, चेंज इन सेविंग निकालना है, तो निकाल देते हैं। पुरानी इनकम कितनी थी, 60,000 थी, 60,000 से कितनी हो गई, 96 हो गई। मतलब इनकम में जो ये जो 36,000 का चेंज आया, यही क्या है, डेल्टा वाई है। और यहाँ पर हमको निकालना डेल्टा एस। बहुत ईजी है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर लेके आओ। फॉर्मूला कहाँ लगाओगे, एम पी एस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई होता है, ये आपको निकालना है। ये हमारे पास में गिवन है, कितना गिवन है, एम पी एस 0.25 इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा वाई कहाँ दिया है, कहाँ दिया है, ढूंढो ढूंढो डेल्टा वाई। 36,000 रुपये डेल्टा वाई आया, तो ये 36,000 हमने डेल्टा वाई लिख दिया। 36,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हमने लिखा 36,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25। नहीं करना आता तो पॉइंट हटाओ, दो जीरो नीचे लगाओ, ये दो जीरो से दो जीरो काट दो। 36 मल्टीप्लाई बाय 25 कर लेना, आपका जो भी आंसर आएगा वही होगा। करके देखेंगे कितना आएगा, 36,000 डिवाइड बाय 4 कर दो आप, तो ये 9,000 आना चाहिए आंसर। कितना आना चाहिए, 9,000।